बाहर भगा दूंगा मैं, हंस रहे हैं फालतू में। चलो देखो, रेड हमें यूज नहीं करना है। ओके आई टर्न इनटू रेड, ये लो। हाँ होमवर्क की बात करते हो, कितने लोगों ने सुबह मैसेज देखा था, पढ़ के आए उसके बाद में? ठीक है, मुझे वो दोबारा नहीं कराना पड़े। पढ़ के आए, थर्सडे को आए थे, कितने लोग थर्सडे को नहीं आए थे, बृहस्पतिवार को नहीं आए थे? ठीक है, मारे गए बेटा आप लोग। चलो कोई नहीं। होमवर्क क्या था, एक मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की बात की थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? होमवर्क दिया था ना, आरएनए और डीएनए नहीं, उनको प्रोसेस को क्या बोलते हो? तो मैंने बताया दिया, प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन। किसी और ने कुछ सुना है? किसने डिस्कवर किया था? ये प्रोसेस बताई किसने थी? हॉवर्ड, टनिन एंड, दो साइंटिस्ट थे, टनिन एंड बाल्टीमोर। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना है, इन्हीं के नाम पे दिस प्रोसेस इज नोन एज टेनिनिज्म। टेनिनिज्म याद रखना है, और नहीं याद रखना है कुछ। ठीक है, ओके। इसके अलावा और क्या होमवर्क था? म्यूटेशन। ओके, हाँ म्यूटेशन का, ओके गुड। ठीक, म्यूटेशन क्यों होता है? एक नया होमवर्क लिखो, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपको लिखना है टाइप्स ऑफ जीन, जीन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? चलो कौन बताएगा? कौन लोग पढ़ के हैं, बताएंगे? बताओ। ओके ओके, समझ में आया? जागृति समझ में आया? जागृति समझ में आया? गायत्री, आप गायत्री समझ में आया? नहीं आया? ओके। और कौन बताएगा? और कौन बताएगा? जीन में होने वाले अचानक बदलाव, ओके, सडन अचानक बदलाव क्या कहलाते हैं? म्यूटेशन कहलाते हैं। कोई और बताएगा? उसमें कुछ एलेबोरेट करेंगे, और आप कुछ एलेबोरेट करेंगे उसमें? म्यूटेशन में टाइप्स नहीं, म्यूटेशन होता है क्या? हम उसको देखो, कोई और पढ़ा किसी ने और किया? प्रीति बताओ। डीएनए की सीक्वेंस में, ओके। अब बहुत सारे ऐसे हैं डीएनए की सीक्वेंस ही नहीं पता हमें, डीएनए मतलब सीक्वेंस तक। चलो तुम लोग बायोलॉजी बैकग्राउंड है, लेकिन बेसिक क्या होगा? व्हाट इज म्यूटेशन? सिंपल, जीन में आने वाला सडन बदलाव क्या कहलाता है? म्यूटेशन। अब वो कैसा ही हो सकता है? ठीक है, दूसरा सवाल मैंने एक आप लोगों को बोला था, मैंने आपको लास्ट क्लास में इवोल्यूशन में और म्यूटेशन में फर्क बताया था, याद है? क्या होता है, एक बार रिपीट करेंगे जल्दी से। जीन और म्यूटेशन, इवोल्यूशन और म्यूटेशन। इवोल्यूशन बताया था, इवोल्यूशन कैसा हो सकता है? स्लो प्रोसेस होगा, और बहुत एक पूरी स्पीसी में होगा, पूरी वाइल्ड स्पीसी में हो सकता है, पूरे इकोसिस्टम उससे क्या हो सकता है? इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, लेकिन म्यूटेशन कहां होगा? सिर्फ जीन में, एक ऑर्गेनिज्म के विद इन सेल में, उसके जीन के म्यूटेशन, उसके क्रोमोसोम्स में। ठीक है, और एक होमवर्क और दिया था मैंने, एक चीज और पूछी थी मैंने, तीन चीजें थी। मैंने शायद आप लोगों को यह कहा था कि हो सकता है क्या म्यूटेशन के लिए कौन सी जो फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल है? क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल? ऐसा कुछ जो दिया था होमवर्क में, ऐसा कुछ बोला था? किन किन, कौन से पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है? ओके, कौन से पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन के लिए? ये जो बाकी नहीं करके आ रहे हैं, करके आए होमवर्क। अच्छा, कहां कहां हो सकता है? ओके, चलो इसके साथ साथ ये एक और चीज लिखो, कल हम इसके ऊपर भी बात करेंगे कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। ठीक है, एक तो टाइप्स ऑफ जीन पता करने, आपने कितने तरह के जीन होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं, कुछ ऐसे मत पढ़ने लग जाना एडीए जीन क्या है, जीबीए जीन क्या, नहीं, नेम से टाइप डिराइव नहीं करना, आपने टाइप करना जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन, हाँ जंपिंग जीन, उसको बड़ा मजा आता है, जंप करता रहता है। ठीक है, एक प्लेबिक टाइप करके जीन है,
वो वाले पढ़ने, ऐसा नहीं पढ़ना कि एडीए जीन पढ़ने लगे ब्रेन में, वो नहीं पढ़ने, ठीक है। म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो आप पढ़ोगे तब आएगा। प्लेबिंग कुछ करके होता है, प्लेबिसिन कुछ, प्लेबिसिन कुछ करके होता है, ठीक है। अब होमवर्क डालोगे तब हो जाएगा, ठीक है। एक तीसरा टाइप और होता है, वो आपको टाइप्स पता करने हैं, हम कल इनके ऊपर जीन्स के ऊपर बात करेंगे। एक और चीज, या फिर अगर आप पढ़ोगे तो इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपका हो जाएगा। म्यूटेशन वाला हो गया। अच्छा, तीसरा होमवर्क जो था कि क्या बोला था म्यूटेशन के लिए, क्या म्यूटेशन कहां कहां हो सकता है, बताओ कहां कहां हो सकता है म्यूटेशन, कहां हो सकता है, बेस पेयर्स में, और बेस पेयर क्या होते हैं, ओके, और क्रोमोसोम्स में, ठीक है। तो जब जगह हो सकता है। और मेरे क्रोमोसोम्स कहां होंगे, डीएनए में। मेरा डीएनए कहां कहां मिलेगा, न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में। और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलता है, सेल में। सेल कहां मिलती है, बॉडी के हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक पार्ट में। तो यानी मेरा म्यूटेशन कहां हो सकता है, हर एक जगह हो सकता है। अच्छा, क्या कोई ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस ना हो, प्रीति, कोई ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस ना हो, यस, कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। नहीं, यूकैरियोटिक सेल क्यों नहीं, मैं अपनी बॉडी की बात कर रहा हूं, अच्छी बात है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, ठीक है। किसी को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नहीं याद रहता तो प्राचीन का मतलब पता है, प्राचीन भारत, बूढ़ा पुराना टाइप, तो पी से प्राचीन, प्रयोग से प्रोकैरियोटिक, जो पुराने टाइप के जिनमें न्यूक्लियस नहीं होगा, ठीक है। तो जो आप बता रहे हो उसका आंसर यूकैरियोटिक वो होगा, प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है, यूकैरियोटिक नहीं होगा। रेड ब्लड सेल देखिए, रेड ब्लड सेल्स उनमें नहीं होता है, ठीक है। होमवर्क लिखो, ऐसी कौन सी सेल है जिनमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लिख के लानी है। दूसरा, ऐसी कौन सी सेल है जिनमें क्या नहीं होगा, जिनमें माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होगा। कौन सी सेल्स ऐसी होती है जिनमें नहीं होगा, है भी या नहीं है, ठीक है। क्लियर है, होमवर्क क्लियर है। अच्छा, मैंने आप लोगों को यह बताया था व्हाट इज ट्रांसलेशन। चलो सबसे पहले कर देखो, मैंने आप लोगों को फोटो दिखाई लास्ट में, डीएनए, ठीक है। इसमें हमने जेड की बात की थी, बीटा की थी, डीएनए की, ठीक है। साइज बताया था आर्मस्ट्रॉन्ग और वो, ठीक है। राइट हैंडेड होगा, राइट कन्वर्टेड होगा, लेफ्ट होगा। उसके बाद में हमने आरएनए की बात की थी, सॉरी, अरे भाई, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है, प्रोटीन से, ठीक है। अगर डीएनए से डीएनए बना है दैट इज मींस क्या बोलेंगे उसको, रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, ठीक। रेप्लिकेशन बोलूंगा या फिर डुप्लीकेशन, ठीक है। अब मेरा डीएनए से आरएनए बना क्या होगा, ठीक है। और इससे प्रोटीन बनना है तो ट्रांसलेशन। और इससे दोबारा ऐसे हो रहा है, और ठीक है, क्लियर है इतना। मैंने बताया था बॉडी में क्या है, बॉडी में मेरी एक सेल है, एग्स क्या है, प्रोटीन, प्रोटीन ट्रांसलेशन, प्रोटीन। अगर मेरी बॉडी में, ये हम थर्सडे को बात की थी हम, मैंने आपको एक बात बताया था कि मेरे बॉडी में क्या है, हर एक जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो सारी कहां रहेगी, डीएनए के अंदर रहेगी। लेकिन डीएनए मेरी बॉडी को नहीं बना सकता, बॉडी को बनाएगा कौन, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। और इसी आरएनए में हमने कुछ एक आरएनए की बात की थी, एमआरएनए की, मैसेंजर आरएनए, जब हमने वैक्सीन वगैरह पढ़ी थी, ठीक है। अब देखो डीएनए में सारा जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए में क्या हो गया, कैसे करेगा, एक तो कोडिंग मटेरियल, दूसरा नॉन कोडिंग मटेरियल। ध्यान आ रहा है, कोडिंग मटेरियल कौन सा होगा, जिसमें सब में दोनों होते हैं, जो हर किसी में एक जैसा हो, ये नहीं कहना सेम हो, सेम तो सब में डीएनए सबका लगभग, मुझ में, आप में और दुनिया में जितने इंसान है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, होमोसैपियंस, सब होमोसैपियंस का कोडिंग मटेरियल क्या है, सेम, ठीक है। कोडिंग मटेरियल क्या करेगा, जैसे ब्रेन कैसा दिखेगा, लीवर कैसे होगा, वो सब चीज, ठीक है। दूसरा मटेरियल कौन सा होता है, नॉन कोडिंग मटेरियल।
नॉन कोडिंग मेटेरियल क्या होता है? सबका अलग अलग होता है। सबकी आई रेटिना कैसा है, फिंगरप्रिंट कैसी है, बाल कैसे होंगे, हाइट कैसी होगी, स्किन कलर कैसा होगा, आई का कलर कैसा होगा, वो सब चीजें नॉन कोडिंग में आती है। ठीक है, तो अगर मुझे क्या करना है, अब एक क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ ले इस तरीके से कि भाई अगर मुझे किसी क्रिमिनल को पकड़ना है तो मेरे लिए कौन सा मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होगा? कोडिंग मटेरियल रिस्पॉन्सिबल होगा, नॉन कोडिंग मटेरियल रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि कोडिंग मटेरियल से मैं क्या नहीं कर रहा हूं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे एलियन पकड़ना पड़ेगा तो मैं क्या चेक करूंगा? दोनों दोनों दोनों। ठीक है, तब मेरे दोनों। बट हाँ, इस हिसाब से सवाल तो वही बनता है, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, मतलब दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों मुझे। अच्छा, अब YouTube पे जाना है, घर पे एक होमवर्क और लिखो। ठीक है, मैक्सिको ने 2024 में 2023 के लास्ट में, ठीक है, एक न्यूज रिलीज की थी। उस न्यूज में उन्होंने कहा था कि हमने क्या करा है, दो एलियन पकड़े, दो एलियन पकड़े। हाँ, ठीक है, मेरे पास वो मेरा पेन ड्राइव पता नहीं किसी ने चोरी कर लिया, मैंने गुम कर दिया, आई डोंट नो। ठीक है, मेरे पास होता, मैं अभी दिखा देता आप लोगों को वीडियो। ठीक है, आपको ये देखना है कि ये कोडिंग मटेरियल, नॉन कोडिंग मटेरियल, वो ऐसा कह क्यों रहे हैं वीडियो में? वीडियो में आपने पता क्या कोडिंग मटेरियल की वजह से करें, नॉन कोडिंग मटेरियल की वजह से करें, या किसी जेनेटिक मटेरियल की वजह से करें, बाकी सब चीजों की वजह से करें, या फिर किसी का और कोई क्लेम है। और साथ के साथ आपको उनकी फोटोज भी देखनी है, और वीडियो चलाओगे तो वीडियो में फोटो अपने आप दिख जाए। ठीक है, एक चैनल का नाम है ग्रेविटास टीवी, चैनल का नाम लिख लो ग्रेविटास टीवी, यूट्यूब का चैनल है, उस पर ग्रेविटास टीवी की जो न्यूज होगी ना, वहां से पढ़ना है, ये वीडियो देखनी है। ठीक है, कि इधर उधर नहीं भागना है, कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है इस पे। वो ग्रेविटास वाली है, ग्रेविटास टीवी की न्यूज है, वो वाली क्लिप देखनी है, शायद 8 या 9 मिनट की है, आराम से देखेंगे, उस पर सोचना है, कमेंट्स पे बात करें। अब जिम्मेदारी से तुम्हें ये देखना है कि कौन सा मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा मटेरियल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और वो ऐसे क्लेम क्यों बना। ठीक है, हो गया। अच्छा, अब मेरी बॉडी में से सेल बनेगी, मेरा जायगोट बन गया। जायगोट पता है सबको, बहुत बार बता चुका हूं, एक्स को। ठीक है, उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कहां से आएगा? अब मेरे पास क्रोमोसोम्स भी होंगे, कहां से? 23 आए, 23 आए, 23 मदर फादर से आए, 23 मदर से आए, पेयर बन गया 23 का पेयर। ठीक है, हेल्दी बच्चा होगा तो क्या होगा, 26 क्रोमोसोम होंगे, 23 के पेयर। और यहां पे अगर सडन चेंज आ गया, यहां पे क्या हो गया है, अगर सडन चेंज आ गया है तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। एंड दीज काइंड्स ऑफ डिजीज आर नोन एज जेनेटिक। उन बीमारियों को मैं क्या बोलूंगा, जेनेटिक। अब टॉपिक डालो जेनेटिक डिजीज का। ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्यों हो रही है पता चल गया। ठीक है, ओके, चलो। अगर नहीं समझ में आएगा डिसऑर्डर्स, ठीक है, अब कोई मुझे बताएगा डिजीज और डिसऑर्डर में क्या फर्क होता है? सपना, पीछे सपना, विजेंद्र, प्रमिला, राखी, दीपिका, आपको तो बताना चाहिए ना, क्या बताओ? हाँ, डिजीज और डिसऑर्डर बताओ। प्रियंका, आरती, अरे भाई मरवाओगे क्या तुम मुझे? क्या कर रहे हो? मैं भी जितने सर के जैसे कहने लग जाऊं कि मुझे पंखे से लटक जाना चाहिए। क्या होता है बताओ, आप लोग आपस में बात करो। डिसऑर्डर जो होता है वो जन्मजात होता है, वो जेनेटिक लेवल पे होता है। दिनकर, शिवानी, पिंकी, नहीं बचा रहा कोई भी। भाई तुम गाड़ी नहीं चला रहे हो, ठोक दे डिसऑर्डर हो गया है, कुछ डिफेक्ट आ गया, नहीं वो डिफेक्ट्स कहलाएंगे जो तुम बता रहे हो। बीमारी, डिजीज का बताया था डेफिनेशन। स्टार्टिंग में क्या होगा, कोई भी मेरा साइकोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है, वो है, उन सब में क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो मुझे डिजीज हो जाएगी। और उसके रीजन ये भी हो सकता है कि वो मोल न्यूट्रिशन या और न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि मेरे न्यूट्रिशन में भी क्या है, इंबैलेंस आ गया। चलो, डिसऑर्डर होते हैं ग्रुप ऑफ बीमारियों एक साथ डिजीज काम करेंगी, दैट इज द पार्ट ऑफ डिसऑर्डर।
डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं कि कुछ इंबैलेंस हो गया, नहीं। क्या डिसऑर्डर सिंड्रोम। किसमें? एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट रुको। बस बस बात नहीं करनी। इसमें भी नहीं है तीनों क्यों, ये आज चलता क्यों नहीं है ये? छोड़ो ये नहीं मिले। देख, डिजीज का पता है, कोई एक वायरस आएगा और वो क्या करेगा, वो किसी एक स्पेशल पार्ट, किसी एक पार्ट को, किसी बॉडीली पार्ट को, किसी ऑर्गन को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, एक स्पेसिफिक। ठीक है, और इसके फेलियर की वजह से, ध्यान देखना, इसके फेलियर की वजह से क्या होगा, इसके फेलियर की वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आए, बॉडी में क्या आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे। और प्रॉब्लम होने की वजह से ये हो सकता है कि ये रिस्पॉन्सिबल हो किसी और डिजीज के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई और डिजीज हो और वो इस प्रॉब्लम की वजह से क्या आ जाए, प्रोमिनेंट हो जाए। एड्स का आदमी की रेयर चांसेस होते हैं कि उसकी डेथ एड्स की वजह से हो। एड्स क्या करेगा, एड्स मतलब इट्स जस्ट ए सिंड्रोम, वो क्या करेगा आपके स्पेसिफिक, एड्स में क्या है, इम्यूनिटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, इम्यून सिस्टम को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इम्यून सिस्टम इफेक्ट करने के बाद व्हाट विल हैपन, आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, और फिर आपको अगर कोई बीमारी होगी, फॉर एग्जांपल आपको टीबी हो गई है फॉर एग्जांपल, या फिर कोई और कैंसर हो गया, कोई और बीमारी होगी, तो बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। इवन छोटे से सर्दी खांसी जुकाम से भी रिकवर नहीं कर पाएगी, और जो डेथ होगी किसकी वजह से होगी, कोमोर्बिड। तो सिंड्रोम में जो आप पूछ रहे हो, जो कंफ्यूजन है वो इस बात का है कि यहां पे सिंड्रोम में ग्रुप ऑफ क्या है, बीमारियां अफेक्ट करेंगी। ठीक है, क्लियर हुआ वो डाउट? अब देखो, अब तीसरी चीज हमारे पास क्या था, वो डिसऑर्डर था। सबसे पहली बात, डिजीज को आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, कोई यूज करोगे, ठीक है, कोई दवा लोगे, कोई सर्जरी ऑपरेट करोगे, देन यू कैन रिकवर फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, सिंड्रोम को आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, जो डिसऑर्डर्स हैं वो मोस्टली कैसे होंगे, वो नॉन क्यूरेबल होते हैं। मोस्टली कैसे होंगे, नॉन क्यूरेबल। और मैं वर्ड यूज कर रहा हूं मोस्टली, कैसे होंगे, नॉन क्यूरेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना। ठीक है, अब देखो, अब एक सवाल उठता है कि सर क्या मेरा एल्जाइमर्स डिजीज है या फिर मेरा डिसऑर्डर है? तो मैं तो डिजीज पढ़ रहा हूं, एल्जाइमर्स डिजीज नॉन क्यूरेबल है। डिसऑर्डर्स क्या होगा, डिसऑर्डर्स वो मेरे जो, देखो सबसे पहली बात, नॉन क्यूरेबल का मतलब ये नहीं कि मेरी बहुत सारी डिजीज भी ऐसी है जो कैसे हो सकती है, नॉन क्यूरेबल। ठीक है, अब ये जो मेरा है, जो सबसे बड़ा फर्क है वो है इनके मैनेजेबल का। अब देखो,
मेरे डिजीज के रिकवरी के लिए मेरे पास बहुत सारी टाइप्स है। मेरे पास जीन थेरेपी हो सकती है, जीन एडिटिंग कर सकता हूं, जीन मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्रिस्पर कैस9 है, या फिर मेरे पास क्या आता है, आईवीएफ के टाइम पे एक प्रॉब्लम होती है, ADASCI करके एक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। वो अगर आएगी बॉडी में, पता है कि मुझे बीमारी आने वाली है, लेकिन हम क्या करते हैं आईवीएफ के टाइम पे उसके जीन में मॉडिफिकेशन कर देंगे। जो डिफेक्टिव जीन है मेरा, रिस्पॉन्सिबल डिफेक्टिव जीन को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। डिसऑर्डर्स के साथ ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ऐसा है कि डिसऑर्डर यहां पे मेरे पास मल्टीपल्स वो नहीं होंगी, मतलब बीमारी इफेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। पर इसमें क्यूरिटी का क्या है, जो क्यूरेबिलिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा, ठीक है। एक चीज और, मैं तुम लोगों को पूरा आर्टिकल भेज दूंगा इन तीनों की चीजों को, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। वापस जो चीज हमें करवानी उस पर आओ, एक बार इस पे आओ, जो है हमारे पास ठीक है। मेरी बॉडी में अब मैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की बात कर, बेसिकली मेरे क्रोमोसोम्स में जेनेटिक बीमारियां बताइए किस टाइम पे लगेंगी, क्रोमोसोम्स आ रहे हैं फादर से मदर से आ रहे हैं, एंड देन व्हाट विल हैपन, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, म्यूटेशन आ, म्यूटेशन को भी आप अबनॉर्मलिटी कह सकते हो। अबनॉर्मलिटी यानी जैसा वो नॉर्मल था, जैसा नॉर्मल जीन आना था वो जीन नहीं आया, देयर विल बी सम चेंज, देयर विल बी सम चेंज। चेंज मेरा जीन में हो सकता है, मेरा क्रोमोसोम में आ गया, और उसकी वजह से क्या है, एक एरे प्रोड्यूस हो गया, रिस्पॉन्सिबल हो गया। अगर वो जीन्स में या क्रोमोसोम में, देन इट इज नोन एज जेनेटिक डिजीज या जेनेटिक, ठीक है। अब देखो पहला टॉपिक, सिंगल जीन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब देखो मेरे पास 23 पेयर्स आ रहे हैं, 23 के पेयर्स में आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि भाई अगर मेरे एक फादर की तरफ से या फिर मदर की तरफ से किसी एक सिंगल जीन में क्या आ गया है, म्यूटेशन आ गया, या फिर डिसफॉर्मिटी आ गई, देन इट इज नोन एज सिंगल जीन डिसऑर्डर या मेंडेलियन चेंज, ठीक है। अब इसकी बीमारियां क्या है, बहुत सारी हैं। अब देखो इसमें दो टाइप है, पहला ऑटोसोमल डोमिनिएंट। मैंने आपको एक ऑटोसोमल का दूसरा टाइप भी बताया था, पर उसके बारे में बात करेंगे। ये क्या कहता है, ठीक है, ये सिंपल ये बात कहता है कि कोई एक कॉपी है जीन की, उसमें क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, और इसकी वजह से क्या हो गया, बीमारी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव। जब मेरे पास दोनों कॉपीज क्या हो जीन की, ये बात सुनो, देखो एक्स 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 वाई दोनों में फर्क बता रहा हूं। अगर मेरे पास ये पेयर आया है, यहां से एक्स एक्स आया, यहां से क्या आ गया, एक्स वाई, फीमेल बना मेल बना, ठीक है, मेरे पास पेयर है। देखो सबसे पहले सिंगल जीन में क्या है कि इसी किसी एक सिंगल क्रोमोसोम का जीन जो पेयर आएगा उसमें क्या आएगा, डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट होगा। अगर अगर इससे ये नया बना है, मेरे पास ये वाला बना है, अगर इसके सिंगल में क्या है, प्रॉब्लम है, देन इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। और अगर इसके दोनों में क्या है, म्यूटेशन आ गया, देन इट ऑटोसोमल रिसेसिव। समझ में बात, क्रोमोसोम्स का पेयर है, मैं दोबारा बता रहा हूं, देख लो, दोबारा सुन लो, ये है मेल का 23rd पेयर है मेरे पास, ये भी क्या है, 23rd नंबर का, नंबर 23, नंबर 23 22 और है। एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, मेल फीमेल, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया, ये क्या देंगे, वो 22 का पहले जो 1 2 3 4 पार, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 क्रोमोसोम्स,
नंबर 23 क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन का हार्मोन, वो क्रोमोसोम्स। नंबर 23 में फीमेल में, मेल में फीमेल में है। तो क्या करेंगे, उनके पास 23 पेयर 22 पेयर और है पहले, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, सब में से एक एक जोड़ा उठाएंगे, सब में से एक एक जोड़ा उठाएंगे। अब देखो पहला ये कह रहा है कि सिंगल जीन क्या होगा, अगर इसमें से 23 में से क्या आएगा, यहां पे क्या होगा 22 प्लस में एक यहां से आएगा, फादर के पास होगा 22 प्लस एक। अगर किसी सिंगल जीन में क्या है डिफेक्ट, अगर सिंगल जीन में क्या है डिफेक्ट है, तो क्या है सिंगल जीन डिसऑर्डर, या फिर उसको बोलेंगे मेंडेलियन। अब होगा क्या, चलो अब इस जीन की फॉर्मेशन की वजह से मान लो यहां से एक्स उठ के आ गया, अब वो तो अपने आप डिसाइड होगा, हम तो डिसाइड करेंगे नहीं। और यहां से भी क्या है 23 वाले पेयर में से ये एक्स आ गया, और ये दोनों आके क्या हो गया मिले, देन बेबी गर्ल बनेगी, बेबी गर्ल हो गया, ठीक है। और मान लो उस 23 के पेयर में से ये वाला डोमिनेंट उठा और यहां से ये वाला आया, तो क्या बन जाएगा, बॉय बनेगा, ठीक है। पहला केस बना है मेरे पास। और अगर मान लो इसके सिंगल पेयर में, इस वाले में क्या है डिफेक्ट, देन इट इज नोन एज ऑटोसोमल डोमिनेंट। और इसके दोनों में डिफेक्ट आ गया है, देन इट इज नोन एज ऑटोसोमल रिसेसिव। फर्क समझ में आया, ठीक है। कुछ बीमारियां हैं फॉर एग्जांपल जैसे हंटिंगसन डिजीज है। हंटिंगसन डिजीज क्या होती है, आगे बैठो, पीछे नहीं बैठना, आगे आओ। हंटिंगसन डिजीज क्या होती है, अल्जाइमर्स पढ़ाई थी, पार्किंसन पढ़ाई थी, उसके बाद में हंटिंगसन बताई थी, ठीक है। हैंसन डिजीज याद आ रही है, हंटिंगसन में क्या होगा, सेल सारी की सारी क्या हो जाएंगी डेड। वो किसको इफेक्ट करेगा, नर्व सेल, और नर्व सेल क्या होने लग जाए आपकी डेड होने लग जाए। अल्जाइमर्स में क्या होता है, ओल्ड एज की वजह से आपकी सेल क्या हो जाएंगी वीक हो जाएगी, ठीक है। और फिर से मेमोरी लॉस, बिहेवियर लॉस, वो सब होगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है, दूसरा मेरे पास कौन सा है, डिमेंशिया हो गया, पार्किंसन हो गया, वो किसी भी एज में हो सकता है। हंटिंगसन वहां पे मेरी मेमोरी सेल्स जो है, मेरी जो क्या है नर्व सेल है, वो मेरी क्या हो रही है वीक हो रही। लेकिन इसमें क्या हंटिंगसन में, हंटिंगसन में पूरी पूरी डेड हो रही, ठीक है। आ जाओ, अब डेड होने का रीजन क्या है, अब बताया ना कौन सा हंटिंगसन इसका रीजन है, किसका एग्जांपल है, जेनेटिक डिसऑर्डर का। यानी कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कोई क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल, वो क्या करेगा, वो किल कर लेगा, अपने आप डेड करेगा, ठीक है। मार्फन सिंड्रोम से छोड़ो, इम्यून का नाम लिखा लूंगा। दूसरा सिस्टिक हो गया, ठीक। और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स, ठीक है। चलो आगे आओ, ये पता चला अगर सिंगल जीन में है, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है, ऑटोसोमल रिसेशन क्या है, ठीक है। एक मिनट, एग्जांपल ऑफ क्रोमोसोम्स। अब देखो कई बार मेरे पास क्रोमोसोम्स है, 23 का पेयर है। रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है 23 फादर से आएंगे, 23 मदर से। कई बार म्यूटेशन ऐसा हो जाए कि आने थे यहां पे 46, आ गए कितने, हो सकता है, यस पॉसिबिलिटी। जब भी मेरे पास क्या हो जाएंगे, जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाएगा, यानी 46 से क्या हो जाएंगे 47 हो जाएंगे, देन दिस केस इज नोन एज ट्राइसोमी। इसको मैं क्या बोलूंगा, ट्राइसोमी। और ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास एक मिसिंग हो, मेरे पास क्या है 45 है, ठीक है, देन इट इज नोन एज मोनोसोमी। और ये ट्राइसोमी और मोनोसोमी का केस ज्यादातर किसमें देखा जाता है, कई बार ऐसे हो जाता है। नॉर्मल क्या था, एक्स वाई होता, मेरे पास क्या होता बेबी बॉय बनता, देन मेरे पास क्या आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो ये एक्स्ट्रा क्या आपको लगेगा, दिस इज नोन एज ट्राइसोमी। और कई बार ऐसा बहुत होता है कि मेरे पास क्या आना था, एक्स एक्स आना था, लेकिन क्या है ये एक मिसिंग एक्सओ। ये तुम्हारा वो इंस्टाग्राम वाला एक्सओ नहीं है, मिसिंग एक्स क्रोमोसोम। वही तो बता रहा हूं ना कि अगर देखो मेरे पास क्या है, नॉर्मल मेरे पास ये होना था बॉय, या तो नॉर्मल कंडीशन ये क्या होता गर्ल होता,
हुआ क्या, मेरे पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया, दिस इज ट्राइस। और अगर मेरे पास क्या है, एक मिसिंग है, मेरे पास क्या आना था, एक्स एक्स होना था या फिर एक्स वाई होना था। तो मेरा क्या हुआ, एक्स एक्स में से ये वाला एक्स मिसिंग है, देन इट इज नोन एज मोनोसोम। और ये फीमेल्स में देखा जाता है मोस्टली। ये वाला किसमें देखा जाएगा, मेल में, ये फीमेल्स में। और इसकी वजह से क्या होता है, इनफर्टिलिटी भी कॉज होती है। तो ऐसे किसमें, हाँ नॉन फर्टिलिटी। लेकिन एक्स एक्स वाई में क्या होता है, एक्स वाई में कई बार नेचर ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है, सीरियल किलर्स बन जाते हैं लोग, ठीक है, इसके रिस्पॉन्सिबल एग्रेसिव एल्टिवेटेड, जगह जगह पे पंगे करते रहेंगे। ट्राइसोमी और मोनोसोमी का मतलब पता चला, क्रोमोसोम्स का पेयर होगा। मेरे पास नॉर्मल कंडीशन में क्या होना था, 46 पेयर होने थे, लेकिन हुआ क्या है, एक पेयर सॉरी एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया, देन ट्राइसोमी, और एक मिसिंग है तो मोनो, ठीक है, इतना ही था इसमें। अब क्या हो सकता है, अब मेरे पास ये हो सकता है कि अगर वो जो एक ऑर्गन है, उस एक ऑर्गन की वजह से क्या हो गया, मेरे पास दिक्कत होगी, ठीक है। अब मेरा बिहेवियर चेंजेस में कुछ आ सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ ना, पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठो, उधर बैठ जाओ या फिर इधर बैठ जाओ इनके पास। एंड मेरे पास बिहेवियर चेंज हो सकता नहीं, बिहेवियर चेंज हो सकता है, मेरे पास डेवलपमेंट नहीं हो सकती, ठीक है, नेचर में बदलाव आ सकता है इंसान के, ठीक है, या बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ऑर्गन का डेवलपमेंट ना हो। कुछ लोगों का देखा होगा ना आपने, दिल नहीं होता है, ये दिल में छेद होता है, ऐसी कंडीशन सुनी है जन्मजात से वो सब। तो किसकी वजह से, वही क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट की वजह से, ठीक है। क्या हो गया, तुम्हारे दिल में छेद है? तो फिर नहीं बताना क्लास के बीच में, ठीक है। और इनके लिए दो टेक्निक होते हैं गाइस, टेक्निक का नाम लिख लो। या तो आपको क्या करानी पड़ेगी, अपने जेनेटिक टेस्टिंग करानी पड़ेगी, जेनेटिक टेस्टिंग करानी लगेगी, तभी आपको क्या पता लगेगा, इस चीज का पता लगेगा कि आपकी बॉडी में डिफेक्ट है या नहीं है। दूसरा मेरे पास क्या है, क्रायोटाइपिंग। अगर मुझे क्रोमोसोम डिफेक्शंस के लिए या फिर क्रोमोसोम चेंज में क्या है, डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो ये दो टेक्निक है जिनकी वजह से क्या है, मुझे पता लगेगा कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है या। तीन चीजें बताई मैंने, ठीक है, सिंगल जीन डिसऑर्डर, ठीक है, दूसरा क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, तीसरा ऑटोसोमल रिसेशन, और चौथा ये क्रोमोसोम, और पांचवी चीज कि हम डिटेक्ट कैसे करें, ठीक है, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। हाँ, किसमें बताया नहीं, रुको, बताया तो मोनोसोमी बोलेंगे उसको, वही तो मोनोसोमी होता है कि एक मिसिंग क्रोमोसोम्स है, 46 होने थे, बताया तो था यहां लिख के, यहां पे 46 लिखा था, 47 लिखे थे, यहां से 40 लिखा था, नीचे लिखा था मोनोसोमी, ठीक है। अब देखो, पहला लिखो डाउन सिंड्रोम, पहला लिखो मेरा डाउन सिंड्रोम। एक तो है मेरे पास में क्रिप्टोटाइपिंग, दूसरा है जेनेटिक, वो है टेस्टिंग, हाँ जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो, पहला मेरे पास है डाउन सिंड्रोम, है क्या, है क्या, ट्राइसोमी। इन्हें डाउन सिंड्रोम, क्रोमोसोम तो कहते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा हो तो कुछ फायदेमंद है। डाउन सिंड्रोम क्या होगा, डाउन सिंड्रोम मंद बुद्धि वालों को बोलते हैं। अगर आपका 21 वाला क्रोमोसोम है, पहला किसी का हुआ, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, खोज मत करने लग जाना कि पहले को क्या कहते हैं, दूसरे क्या कहते हैं, तीसरे क्या कहते हैं, चौथे क्या कहते हैं, क्योंकि पीएचडी वाले भी ऐसी बेवकूफी नहीं करते। इतना पता करना है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, ट्राइसोमी है, यानी एक क्रोमोसोम क्या है, एक्स्ट्रा है, और कौन से वाला एक्स्ट्रा है, 21 वाला, कौन से वाला है, 21 वाला। अगर मेरे पास 23 वाला एक्स्ट्रा है, अगर एक्स वो है 23 वाला ज्यादा है तो एक्स एक्स वाई बनेगा, या फिर एक कम है तो एक्स ओ बनेगा, जो मैंने एग्जांपल दिया था। ऐसे मेरे पास क्या है, 21 नंबर का भी है, और अगर वो क्या होगा, एक ज्यादा होगा, उस वजह से क्या होगा, मुझे डाउन सिंड्रोम।
और डाउन सिंड्रोम में मेरा क्या होगा, ठीक है, मैं मंदबुद्धि हो जाऊंगा, सिंपल कि मेरा इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो कम हो जाए। ठीक है, दूसरा मेरे पास क्या है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ये वही है जो बताया था, क्या है, मोनोसेमी, मोनोसोमी है। और मोनोसोमी में क्या होगा, एक मिसिंग है। अगर फीमेल बननी थी तो क्या बनी थी, एक्स एक्स बननी थी, लेकिन क्या है, एक मिसिंग है तो एक्स हो। और इस वजह से क्या होगा, महिलाओं में इनफर्टिलिटी, बांझपन और फिर वो सब चीजें हो जाएंगी, शॉर्ट स्टेचर। ठीक है, अब देखो क्लीन फिल्टर, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्या है, क्या है, ट्राइसोमी, ट्राइसोमी है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स एक्स होना था। मेल्स में क्या है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। नॉर्मल मेल क्या होते हैं, एक्स वाई, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, एक्स आ गया। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारे लड़कों को देखा होगा कि जो लड़कियों के जैसे रहते, देखो एक जो तो ट्रांसजेंडर्स की मैं बात अलग नहीं कर, मैं बिहेवियर की वजह से, ठीक है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, खिखी नहीं करनी। तो क्या है कि बहुत सारे बिहेवियर की बात कर रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने देखा है, हमारे मतलब हमारे गांव में है। और अब तो उसने शादी, मतलब उसकी शादी होगी, वो क्या करता है, इट्स कंप्लीटली वो मतलब महिलाओं के जैसे रहता था, लड़का था, अपनी वो स्कूल नहीं गया कभी, ही ऑलवेज टॉक लाइक लड़कियों के जैसे रहना सब कुछ। एंड देन व्हाट विल हैपन, मतलब वो मतलब मम्मी लोगों के साथ में घास लेके जाएगा, जो काम सारे महिलाएं करती है वो सारे महिलाएं काम करेगा। एंड ही आल्सो डन दैट काइंड ऑफ बिचिंग थिंग। बिचिंग थिंग समझते हो, एक दूसरे की बुराई करना और वो सब। हाँ क्या कह रहे हैं, हाँ जेस्चर पोस्चर सब कुछ, ठीक है, एंड बात करने का तरीका, ठीक है। तो वो क्या है, अब देखो ये कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं, बट इट्स कंप्लीटली फाइन विद दैट। अब किसी का बिहेवियर है, तो बिहेवियर में क्या होगा कि आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम बिहेवियर हम खुद डिफाइन करते हैं, गलती तो हमारी भी है, गलती तो हमारी भी तो है ना बिहेवियर डिफाइन करने में। अगर मैं उसको छोड़ दूं, क्रोमोसोम, सारी सोसाइटी भी तो यही कर रही है कि लड़के पिंक नहीं पहन सकते हैं, ठीक है, पिंक तो लड़कियों के लिए बना हुआ है, ठीक है, या फिर ब्लैक लड़कों के लिए, या फिर ब्लू लड़कों के लिए, किसने बताया, ये नहीं करना है, वो नहीं कर, तो सोसाइटी नॉर्म्स है, वो भी चीजें वो करती हैं, ये पिंक नहीं है, ठीक है, ठीक है। कौन कह रहा है छोटे बच्चे पिंक नहीं पहनते, अच्छा, तो समझाओ उसको, समझाओ उसको कि बेटा ऐसा नहीं है, डू वन एक्सपेरिमेंट। पता है क्या बात है, सोसाइटी ने इतना नॉर्म्स खराब कर दिया है, छोड़ो जान दो, मैं सोसाइटी का नहीं देखा, ठीक, हम इस पे करते हैं, कहीं और चले जाए। तो मेल्स में होगा और उनके डिले डेवलपमेंट, क्या ऐसा हो सकता है कि वो ठीक हो जाए, मतलब नॉर्मल एज ए बॉय की तरह बिहेव करने लग जाए, इट मे पॉसिबल, इट मे बी, ठीक है, लेकिन हायर चांसेस किसके हैं, बिकॉज क्रोमोसोम्स क्या कर रहा है, उसको खुद डिफाइन करने में वो कर रहा है, ठीक है। परमीला समझने में ध्यान दो, मैं भेज दूंगा आज शाम को ही, ठीक है, ये मतलब अगर नहीं समझ में आएगा तब रह जाएगा, ये तो मिल जाएगा आपको, थोड़ा बहुत लिख लो ताकि आइडिया रहे कि उस टाइम पे पढ़ाया था, ये मैं भेज दूंगा, डोंट डू इट। दूसरा है मेरे पास में एडवर्ड सिंड्रोम, ये है मेरे पास ट्राइसोमी 18, यानी जो मेरा 18 नंबर का क्रोमोसोम है उसमें एक्स्ट्रा होगा। और इसी की वजह से क्या होता है, इसी की वजह से मेरे वाइटल जो ऑर्गन्स है बॉडी के, उनमें क्या है, डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे जो दिल के छेद वाली कंडीशन है और वो सब बातें जो हम अभी कह रहे थे। या फिर कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि शरीर से बाहर ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गन ही मिसिंग हो जाते हैं बॉडी में, दैट इज ऑल्सो द पार्ट। तो किसका पार्ट है, एडवर्ड सिंड्रोम। एंड नेक्स्ट है मेरे पास पटायु सिंड्रोम, ठीक है, दैट इज ट्राइसोमी 13, यानी 13 नंबर के क्रोमोसोम में क्या है, एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, और उससे क्या होगा, आपको जो न्यूरोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल अब नॉर्मेलिटीज आएंगी, और ये जन्म से ही होंगी, ठीक है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जन्म से ही कुबड़े होते हैं, ठीक है, दैट टाइम से आया करो, दैट इज ड्यू टू द ट्राइसोमी इन 13, ठीक है। इनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये पता होना चाहिए डाउन सिंड्रोम क्या है, ट्राइसोमी है, मोनोसोमी है, कौन से क्रोमोसोम में और होता क्या है, थोड़ी सी बात है,
और ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट उठ के आ सकते हैं, इनके चांसेस है। ठीक है, इतनी सी बात। यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, जो समझने की बात थी हमने बात कर ली है, आगे बढ़े। ठीक है, ये मैं सेंड कर दूंगा बाद, डोंट वरी। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स, एक मिनट, कुछ मिसिंग, एक मिनट रुको गाइस। नहीं ठीक है, मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या है, मल्टीफैक्टोरियल में क्या होता है, पहले यहां पे जो मेरे पास होंगे मल्टीपल जीन्स में होंगे। पहले वाले में क्या था कि अगर सिंगल जीन में दिक्कत होती है तो मेरा क्या कहलाते हो, सिंगल जीन डिसऑर्डर। और मल्टीफैक्टोरियल क्या होता है, मल्टीपल जीन्स में। लेकिन एक कमाल की बात यह भी है कि यहां पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेरे सिर्फ जीन पे नहीं होगी, वो मेरे इन्वायरमेंट की वजह से भी होगी, इन्वायरमेंट की वजह से भी होगी। जो मैंने होमवर्क में पूछा था कि जीन में क्या है, म्यूटेशन जो आता है, म्यूटेशन। और हम लोगों ने क्या बताया था, हम लोगों ने सिर्फ ये बात की थी कि म्यूटेशन सिर्फ क्यों आएगा, क्योंकि मेरे सेल और में, अगर मैं ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हूं जो इन्वायरमेंट बहुत ही हजार्डियस है, फॉर एग्जांपल जहां पे बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी होती है। अगर किसी एरिया में क्या रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, श्वेता, संगीता, प्रीति, क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? उसको क्यों बताते हो, आपस में कर रहे हो, मुझे बताओ। हाँ बताओ। अरे अपने साइड वाले कभी मत बताया करो, सुनो मेरी बात, ठीक है, अपने साइड वाले कभी मत बताया करो। दो चीजें हैं, अगर तुम्हें कोई बताता है खींच के थप्पड़ मार दे रहो गाल पे। देखो, अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम्हारे पड़ोस वाले ने बता दिया, तो पहली बात तो ये है कि तुम्हें ये नहीं पता सही बताया गलत बताया, एक तो वो गड़बड़। दूसरा, वो बार बार बता रहा है, तुम्हारा मोटिव, वो तुम्हारा क्या कर रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डिक्रीज कर रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं आता। तो अगली बार कोई तुम्हारे कान में बोले कि ऐसा है, घुमा के मारना फट। ठीक है खुशी? तो ये नहीं करना है। मुझे बताओ ना, मैंने पूछा है क्या होता है, बताओ। नहीं बताना, ओके। कोई बताएगा? हाँ, अल्फा बीटा गामा का क्या होगा, रेडिएशन। पार्टिकल्स का क्या होगा, रेडिएशन होगा। अब ये क्या होगा, अगर मैं लॉन्ग एक्सपोजर हो जाता हूं रेडियोएक्टिव में, मेरी तो सेल में क्या आ जाएगी, सेल में डिफॉर्मिटीज आने लग जाएगी, सेल मेरी क्या होने जाएंगी, डिले होंगी। और इवन सेल में नहीं होगा कि मेरा डीएनए भी क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा। डीएनए का स्वरूप भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जिनको डिफॉर्म नहीं समझ में आ रहा, तो उसका मतलब है कि जो आकार है, जो स्वरूप है मेरा किसका, डीएनए का, वो भी क्या जाएगा, बदल जाएगा, अगर मैं लॉन्ग एक्सपोजर में रहता हूं। तो समझ में आया कि इन्वायरमेंटल फैक्टर कौन से होंगे। या फिर मैं ऐसे प्लेस में रह रहा हूं जहां पे क्या है, जहां पे पेंट्स है, नैनो पार्टिकल्स हैं। नैनो पार्टिकल का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, दे विल क्रिएट टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे। और टॉक्सिसिटी क्या होगी, बायोअक्युमुलेशन के फॉर्म में मेरी सेल में टॉक्सिसिटी जमा हो जाएगी। और अगर मेरी सेल टॉक्सिक हो जाएंगे तो फिर क्या है, मेरा सेल का स्ट्रक्चर बिगड़ेगा। दैट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और अगर मेरे एक से ज्यादा जीन को इफेक्ट कर रहे हैं, देन दिस इज नोन एज मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर्स, मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर्स। अब देखो, अब इन्होंने एक चीज और बता रखी है, भाई डाइट कैसा मेरे जीन को बदलाव कर देता है, कोई मुझे बताएगा? तुम आज मुझे ये बता दो कि डाइट कैसे जीन को इफेक्ट करेगी, मैं ये मान जाऊंगा कि भाई हाँ मेरा पढ़ाना सक्सेसफुल हो गया है और तुम सिलेक्शन के लायक हो। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बोल रहा हूं। बताओ डाइट कैसे, खाना, डाइट, खाना आपके जीन को कैसे इफेक्ट करता है। और मैंने बता भी रखा है। हाँ बताओ, कोई नहीं, गलत बताओ, कोई बात नहीं। अरे कम से कम पेपर में बैठने लायक हो तो होगी, तुक्का मारेंगे तो सही हो जाएगा, वो तो करो। बताओ प्रीति, कोई नहीं गलत, निखिल गलत बताओ, रीना, कुछ भी ऐसा खाएंगे जिसे, कुछ भी ऐसा, क्या सही बात है ये तो। एक मिनट, एक मिनट, जिससे शरीर के लिए बेनिफिट ना हो, ओके। अब ऐसे तो मतलब हो सकता है कि मतलब मुझे अगर
दूध इतनी बढ़िया चीज है, लेकिन मैं लैक्टोज टॉलरेंट हूं तो मैं दूध पीऊंगा तो मुझे दिक्कत होगी। एक मिनट, एक मिनट, हाँ अब बताओ, उसके बाद आपका नंबर है, बताओ। सर जैसे फास्ट फूड वगैरह फास्ट फूड रहेंगे, ओके, ठीक है। खाने से नहीं बना है हमारा सही। ओके, ओके, हाँ, उसमें कोई चीज आती है, कोई भी है, नहीं नहीं नहीं, मैं आज बोल रहा हूं, अगर आज मैं बिल्कुल स्वस्थ और मेरी डाइट में बदलाव आ जाएगा और मुझे मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, भावना, हाँ बताएं कुछ और कहें, एकदम से नहीं। बायोअक्यूमुलेशन, जो प्लास्टिक कौन खाता, गैया प्लास्टिक नहीं खाती, मेरे डाइट डाइट प्लास्टिक का पार्ट नहीं है ना, वो तो मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, वो तो मैं कंटेनर वगैरह में रख रहा हूँ, ठीक है। मुझे आज भी याद है, डॉक्टर वो थे आलोक, सॉरी त्रिलोक रंजन जी थे, ठीक है, फिजिक्स पढ़ाते थे मैं फर्स्ट ईयर में, तो बच्चों की आदत होती है पेन मुंह में पकड़ने की, मतलब वो बहुत दिन तक प्रीतम मुंह में भर के पेन चबा रहा था, उसको बुलाया आगे, उसको कहा कि क्या कर रहा है, मुंह में पेन क्यों, कहती ये तो गाय भी नहीं खाती है, तुम प्लास्टिक खा रहे हो। देखो, जो बताया था इन्होंने वो ठीक बताया था, जंक फूड, तुमने तेल देखा है वो वाला जो बर्गर फ्राई करते हैं या फिर फिंगर चिप्स फ्राई करते हैं, तेल का कलर कैसा होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन उसको बार बार करते करते क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं, काला कर देते हैं, क्यों, और उसी में क्या करेंगे, उसी में क्या करेंगे, बार बार ऐड करते रहेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, अगर आप ऑयल को बार बार गर्म करते हो तो इट विल चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द अमीनो एसिड, सॉरी ये तो अमीनो एसिड फैट्स है, तो वो जो उसमें प्रेजेंट है उनके जो बॉन्ड्स हैं उनको क्या कर देता है, चेंज कर देता है, और उसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन है किस पे, किस पे, आपके डीएनए को डिसबैलेंस करने के। तो बर्गर खा रहे हो तो कोशिश किया करो पहले तो खाओ ही मत, ठीक है, और खाओ तो माइक्रोवेव वाले खाओ, तेल में तले हुए नहीं खाने हो, फिंगर फ्राइज नहीं खानी है, या फिर मोमोज फ्राई वाले नहीं खाने, और समोसों का भी वही हाल है, ठीक है। अगर खा रहे हो तो किसी ढंग की जगह पे खाओ, क्योंकि समोसे का तो एक बार ये रहता है कि वो एक बार ही तला जाएगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो ऑयल है वो ब्रेक कर देगा और वो वाली डाइट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। ये इतनी सी बात पूछनी थी, इतनी सी बात बता दी तुम सब लोगों को, फिर बताई क्यों नहीं, इसी चक्कर में तुम नेगेटिव मार्क की सवाल लेके आते हो। स्मोकिंग, स्मोकिंग क्या है, लेकिन हम डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं ना, डाइट कैसे डिसऑर्डर के रिस्पॉन्सिबल होगी। स्मोकिंग, स्मोकिंग, धुएं में मेरे क्या होते हैं, नैनो पार्टिकल्स रहते हैं, बड का जो सेक्शन है वो जलेगा तब मेरे बॉडी में जाता है, दे विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एल्वियोलिस में, ठीक है। पोल्यूशन का पता है, PM2 एक्सरसाइज, ठीक है। और एक और चीज है, मल्टीफैक्टोरल डिसऑर्डर्स जो जेनेटिक है उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो फैमिलीज में चलते रहते हैं, और वो फैमिली से दूसरी फैमिली में, मतलब एक ही फैमिली में और एक ही फैमिली में तो क्या रहेंगे, चलते रहेंगे, जीन्स टू जीन। और अगर मैं पूरी दुनिया में देखूंगा तो सिंगल सेल के जेनेटिक डिसऑर्डर के केस कम है, मल्टीफैक्टोरल के केस ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मेरे पास अब आ गया, देखो ये आ गया, अस्थमा आ गया है, अल्जाइमर्स डिजीज आ गई है, स्केंजोफ्रेनिया आ गया, स्केंजोफ्रेनिया पता है, पागलपन के दौरे पड़ना, ठीक है। अल्जाइमर्स कैंसर हो गया है, कैंसर क्या है, नॉर्मली है, जीन्स भी इनहेरिट करते हैं, इन्वायरमेंट भी करता है, इन्वायरमेंट का बताया था, हमारे खाने पीने से रोज चीजों से, जीन्स का कैसे था, जीन का बता रखा है इतना कि महिलाओं में क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, पुरुषों में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर, या फिर ओवरीज कैंसर, सॉरी नॉट ओवरीज, टेस्टिकल्स कैंसर, टेस्टिकल्स कैंसर, हार्ट डिजीज में भी है, स्मोकिंग स्ट्रेस करता है, एंड देन डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। कौन सा वाला, डायबिटीज, पागलपन के दौरे, स्किज़ोफ्रेनिया। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट मेरे पास
अब मल्टी फैक्टोरियल के बाद में अब हम बात करने वाले हैं जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, जो ब्लड में होते हैं। सबसे पहले मेरे पास है सिकल सेल एनीमिया। मेरे पास एक जीन होता है HB1, HBB और HB1B है मेरे पास में। दे वो क्या आता है, अगर उनमें हो जाएगा, अगर उनमें म्यूटेशन आ जाता है। नॉर्मल मेरी की शेप कैसी होती है, नॉर्मली सेल ऐसे राउंड शेप की सेल होती है। कौन सी? RBC, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका। लेकिन इस जीन में HBB में क्या है, डिफॉर्मिटी आने की वजह से इट विल कन्वर्टेड इनटू दिस शेप। शेप में डिफॉर्मिटी आ जाती है, आकार में, ठीक है। अब सर शेप में आने का क्या वो है भाई, गोल चीज आराम से लुढ़कती जाएगी। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होती है प्रॉब्लम, सिंपल समझो कि खून में क्या है, खून में बॉल्स हैं रेड ब्लड सेल के, वो लुढ़कती जा रही है, और ऐसे हैं तो कहीं कहीं फंस जाएंगी, अटक जाएंगी। दैट इज द प्रॉब्लम इन द सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहा हूं, एनीमिया की बात नहीं कर रहा हूं। एनीमिया तो क्लास में बैठे बहुत सारे लोगों को मिल जाएगा। व्हाट इज एनीमिया? अब ये तो मत बोलो खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी। और हीमोग्लोबिन की कमी किस क्यों होगी, कैसे क्या होगा, शायद मैंने किसी अलग क्लास में बताया था, क्लास के बाद ही बताया था बाइंडिंग ऑफ, या क्लास में बताया था बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शाम क्लास में बताया था, मुझे ऐसा लगता है मैंने शाम को बताया था, कोई बात नहीं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहुंचाता है, ठीक है। और किस क्यों पहुंचाएगा, बिकॉज उसमें क्या होता है, इट इज मेड ऑफ आयरन। और आयरन क्या करेगा, कंबाइन कर लेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फिर ऑक्सीजन को कैरी करेगा एल्यूल से लेके सारे बॉडी पार्ट्स, जिसको बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और फिर क्या होगा, जब ऑक्सीजन चली जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, CO2 आ जाएगी। बताया था मैंने, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन फ्लो करता है। कोई बात, घर जाना है पढ़ लेना, एक बार पढ़ लो, ये भी लिख लो। रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखो पहले, और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी करो। और पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है। यूट्यूब पे डालना है वो आपको, और पीछे लिखना है यूट्यूब में एनिमेटेड, तुमको बता देगा एनिमेटेड, ANIMATED, एनिमेटेड, वो तुम्हें दोनों सिस्टम बता देगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कैसे लंग्स के अंदर जाएगी, पहले कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट देखो मेरे पास थैलेसीमिया, ठीक है। और मेरे पास होमोफीलिया है, GP6 है, और देन मेरे पास है वॉन विल्डरब्रैंड डिजीज। इनके बारे में हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, रुक जाएगा। ये क्या है, ये मेरे पास जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। अब एक बात आती है कि भाई मैं जेनेटिक, एक मिनट पहले ही देख लो, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया मेरे पास जो है वो बेसिकली क्या है, मेरे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन बॉडी में। और कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर। और ये दो तरह का होता है, वन इज अल्फा थैलेसीमिया, सेकंड इज बीटा थैलेसीमिया। वन इज अल्फा, दूसरा थैलेसीमिया। अगर मेरी बॉडी में क्या है, HB1, ये HbA1 और HbA2, अगर इनमें इन जीन्स में म्यूटेशन आ रहा है, देन इट इज नोन एज अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया। और अगर मेरा HBB में दिक्कत आ रही है, देन इट इज नोन एज बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। मेरे प्रोनाउंसिएशन में सै की बजाय शय निकल रहा होगा, आई एग्री ऑन दैट, वो मैंने क्लास के पहले बताया था। एंड देखो, फटीग, वीकनेस, एनीमिया, बोन डिफॉर्मिटीज एंड डिलेज ग्रोथ। अब सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, आपकी बॉडी की सारी जगह तो ऑक्सीजन लेके जाएगा, फूड को कैरी करेगा सब। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो मैकेनिज्म चलेगा कैसे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपको हर दिन थकान रहेगी, और एवरीथिंग हैपन, ठीक है। एंड एक और याद रखो, बीटा को क्या बोलते हैं, कुली एनीमिया, इट इज ऑल्सो नोन एज कुली एनीमिया। काम की बात इतनी है, अगर HbA1 और HbA2
की वजह से जीन में म्यूटेशन आ रहा है। एचबी का मतलब क्या है? हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। थैलेसीमिया है क्या? मेरी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है उनके प्रोडक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या तो कम हो जाएगा या क्या ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन होगा ही नहीं, और होगा नहीं तो क्या थोड़े टाइम में दिक्कत हो जाएगी। रेयर वो है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर मेरा HbA1 और HbA2 में हो रहा है अल्फा थैलेसीमिया, और HbB में हो रहा है देन बीटा थैलेसीमिया। और बीटा थैलेसीमिया को मैं क्या बोलूंगा? कुली। ठीक है, इतनी सी बात है। चलो आगे बढ़ो। दो चीजें हैं, एक तो आप क्या करो, लाइफ लॉन्ग क्या करते रहो? ट्रांसप्लांट कराते रहो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते रहो, नो ट्रांसप्लांट, ट्रांसफ्यूजन कराते रहो। हर वीक में, हर 14 दिन में, हर 10 दिन में, हर 7 दिन में क्या है आपको खून चढ़ेगा, क्योंकि बॉडी हीमोग्लोबिन बना नहीं रही है, तो आपकी बॉडी में क्या करेगी? जब तक हीमोग्लोबिन रहेगा तब तक आपकी बॉडी में रखेंगे, और फिर क्या नई हीमोग्लोबिन डालते रहेंगे हीमोग्लोबिन को। और दूसरा क्या है? आयरन चेलेशन थेरेपी। ये दो टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं? थैलेसीमिया पे काबू पा सकते। दूसरी बात, रिकवर नहीं होगा, क्योर नहीं होंगे, आप क्या करोगे? मैनेज ही करोगे। अगर बार बार हर वीक में क्या है, आपको 7 दिन की जिंदगी मिल गई, 7 दिन आप ठीक से रहोगे, दोबारा हॉस्पिटल जाओगे, 7 दिन के बाद फिर ब्लड चढ़ जाएगा। ब्लड चढ़ने का मतलब क्या? हीमोग्लोबिन आपको दे दी जाएंगी एक्स्ट्रा। फिर 7 दिन आप, जब आपकी बॉडी में फिर से वो डेड हो जाएंगी, 7-10 दिन बाद दोबारा आओगे, फिर नई हीमोग्लोबिन लोगे, और प्रोसेस चलता रहेगा। तो क्या है? डिसऑर्डर है, मतलब क्योर नहीं हो रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो कि एक बार वो क्या है, इन्फ्यूजन हुआ है ब्लड का तो ठीक हो गए। नो, कि बॉडी तो बना ही नहीं रही है, तो आपको क्या है? बाहर से डिपेंड रहना पड़ेगा। ठीक है, फोन अंदर रख दो। अमित बोलना है इनको। क्या है? सर्च कर रहे हो? अरे सर्च, आयरन चिलेशन, CHELATION थेरेपी। किसका रीजन? मेरे भाई, मेरी बॉडी में जीन है। कौन सा जीन है? जो हीमोग्लोबिन बनाता है, उसमें म्यूटेशन आ गई है। जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ना हम, जेनेटिक डिसऑर्डर। बाई बर्थ क्या हुआ है मैंने बताया। सारा खेल कहां चल रहा है? सारा खेल यहीं से चल रहा है। अरे यार एक मिनट, कोई बात नहीं, हो जाता है। देखो सारा खेल यहीं से तो चल रहा है। क्रोमोसोम्स 23 आए, अगर 46 आ रहे तो ठीक है, अगर किसी एक में भी दिक्कत आ गई तो क्या है? डिसऑर्डर हो जाएगा। और कौन सा डिसऑर्डर? जेनेटिक डिसऑर्डर। अब अगर इनमें से 23 में से कहीं पे क्या है, अगर मेरे पास क्या है 18 वाले में दिक्कत है, और क्या हो गया है? क्या हो गया है? ट्राइसोमी, तो क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम। अगर मेरे पास HbA1 हार्मोन है और HbA2 हार्मोन है, अगर इनमें दिक्कत आ गई है जीन में, इन जीन में क्या म्यूटेशन आया, कुछ भी दिक्कत आ गई, देन क्या होगा? थैलेसीमिया। कौन सा वाला? अल्फा। और अगर इन्हीं में क्या है? HbB, तो बीटा। सारा खेल यही का, और पूरा 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 का पूरा लेक्चर इस बात पे डिपेंड करता है कि म्यूटेशन हुआ, कुछ हुआ क्रोमोसोम्स में, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, देखो कुली के बारे में, कुली एनीमिया मोस्टली जो है इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट वो कुली एनीमिया है। ठीक है, शायद आपको मिलेगा नहीं, बहुत कम बुक्स में शायद होगा भी नहीं, रवि पेगरा में पीडीएफ भेज दूंगा, मुझे मिले। होता क्या है? बीटा ग्लोबिन सिंथेसिस। बीटा है तो मतलब HbB जो है मेरे लिए क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जिंदगी के पहले 2 महीने में क्या हो जाता है? ये इसका पता लग जाता है, स्टार्टिंग अर्ली एज में डिटेक्शन हो जाता है। जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिर वो उनका बाद में पता लगता है, लेकिन बीटा कुली एनीमिया का क्या पता लग जाता है, सॉरी थैलेसीमिया का क्या पता लग जाता है? पहले पता लग जाता है, अर्ली 2 ईयर्स में। ठीक है, पेल स्किन हो जाएगी, पीली पीली। ठीक है, इनलार्ज स्प्लीन हो जाएगी, बोन की डिफॉर्मिटी हो जाएगी, और डिले ग्रोथ में डिले हो जाएगी कि आपका साइज ही नहीं बढ़ेगा। ठीक है, देखो अगर तुम्हारे छोटे फैमिली में किसी का भतीजे का कुछ का, अब तुम्हारे छोटे भाई बहन तो होने लायक नहीं रहे। ठीक है, छोटे वो क्या है भाई भतीजा किसी का होगा और साइज कम है, तो ये मत सोचने लग जाना कि थैलेसीमिया ही है, हो सकता है। किसका फोन चल रहा है? कुछ बाहर से आवाज आ रही है, किसी फोन चल रहा है? तो थैलेसीमिया जो होता है, अगर उनकी ग्रोथ नहीं होने के और भी रीजन हो सकते हैं। ये मत सोचना कि वो छोटा रह गया, क्या हो सकता है? प्री बर्थ हुआ, प्री मैच्योर बर्थ भी हुआ, तब भी छोटे रह सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से खाना खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, देन ठीक है, वो नॉर्मल। उसको थोड़ा अच्छा खाना खिलाओगे तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि डिटेक्शन कैसे होगा?
आप देख के पता नहीं लगा सकते आपका जीन किसके, कौन सी दो टेक्निक है, पहली कौन सी, क्रायो जेनेटिक्स वाला, और दूसरा मेरे पास क्या है, जीन थेरेपी, उनसे पता लगाओ। ठीक है, और बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बार बार ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा, बार बार क्या करना पड़ेगा, ब्लड इन्फ्यूज कराना पड़ेगा बार बार, हर एक वीक में, हो सकता है 7 दिन बाद, 10 दिन बाद। ठीक है, या फिर एक टेक्निक है जो कुछ हद तक मुझे क्या कर सकती है, कुछ हद तक क्या कर सकती है, सुधार लेके आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह भी है कि मेरी बॉडी बोन मैरो को एक्सेप्ट करेगी या नहीं। ठीक है, अब बोन मैरो ही क्यों डला है, इसके लिए हमें 1-2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम बात करेंगे प्लूरिपोटेंट सेल, मल्टीपोटेंट सेल, ठीक है, उन सेल्स की बात करें तब, जर्मलाइन सेल्स की बात, कि वाई बोन मैरो। ठीक है, एक और बीमारी है, ये देखो, अब मेरी रेड ब्लड सेल्स है, मेरे पास जो आरबीसीज हैं उनकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उसकी सेल मेम्ब्रेन में जीन है मेरे पास ANK1 और SPTB, सॉरी प्रोटीन्स है मेरे पास सेल मेम्ब्रेन के लिए। अगर इनके साथ दिक्कत हो जाती है देन इट इज नोन एज हेरिडिटरी स्पेरोसाइटिस। अब ध्यान रखना है कि स्पेरिकल साइज होती है और बायोकोनकेव शेप हो जाती है। कोनकेव शेप पता है, ऐसी शेप हो जाएगी आरबीसी। ठीक है, और ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या है, स्पेरिकल तो होती है भाई ये, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा एक बार, एक मिनट। बायोकोनकेव डिस्क, ओके, बायोकोनकेव होती हैं, एक मिनट। एक मिनट, ये सही कर रखा है इसने, मैं ही गलत बता रहा था सर। टोमेटोसाइट एंसाइट, ये सारी वो है सिकल सेल की एरी, ये सारा ब्लड का ही है यार। इसको क्या बोलूंगा मैं, नॉर्मल सेल मेरी ऐसी है, मैंने तब तक ऐसी पढ़ी। ओके, पिच की हुई है बायोकोनकेव, ठीक है, करेक्ट कर लेना गाइस, नॉर्मल ऐसे बायोकोनकेव ही लिखना उसको, ठीक है, बीच में पिच की होगी। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में ऐसी हो जाएगी, स्पायरोसाइट्स ये दिखा रहा है ऐसी हो जाएगी, स्टोमेटोसाइट्स, ठीक है, इतना काम की नहीं है हमारे, ये सही लिखा हुआ, मैं ही गलत बता रहा, सॉरी गाइस। ठीक है, ये देखो, ये भी क्या ब्लड के लिए, G6PD डेफिशिएंसी। एक चीज ध्यान रखना है, जो इसमें जो सबसे ध्यान रखने की चीज है वो ये है कि जो मेरा, हम क्या ब्लड वाले पढ़ रहे हैं सारे के सारे, ये मेरा सबसे ज्यादा इसकी वजह से होगा, ड्रग्स एंड, अगर कोई पर्सन क्या है ड्रग्स अब्यूसिव है तो देयर विल बी वेरी हाई चांस कि इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से क्या हो जाएगा, उसको G6PD की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, काम की चीज यही है बस इतनी। ठीक है, कि अगर ड्रग्स एब्यूसिव के केस है तो उनमें ये हो जाएगा। नॉर्मल क्या है, फटीग, डार्क यूरिन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
एंड देयर इज अ कंडीशन दैट इज नोन एज हीमोलाइसिस। क्या कंडीशन होगी हीमोलाइसिस की, जिसमें क्या होगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगा, आरबीसी डेड हो जाएगा। ये मेरे वो वाले केस थे जिनमें के मेरे क्या है, ब्लड डिसऑर्डर आ रहे हैं, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने जेनेटिक का बात करी थी। जेनेटिक में हमने क्या किया था, सिंगल सेल का किया था, सिंगल म्यूटेशन का किया था। ठीक है, सिंगल सेल में हमने क्या क्या करा था। ठीक है, सिंगल में देख लो, ऑटोसोमल डोमिनेंट रिसेसिव वाला। ठीक है, क्रोमोसोमल्स वाले देख लो एक पेयर में, जिनमें मैं क्या करूंगा, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ठीक है, अबनॉर्मलिटी, एक मिनट, अबनॉर्मलिटीज वगैरह आ जाएंगे इंटेलिजेंट डेवलपमेंट में। ये एग्जांपल्स थे कुछ इसके, इसको नीचे लेके आना। डाउन सिंड्रोम, टर्नर, एडवर्ड प्लेट्यू। ठीक, ये मेरा जेनेटिक ब्लड वाला, ये हमने किया था थैलेसीमिया, होमोफिलिया। ओके, GD6 हो गया है। ये देखो गाइस, अब तक तो था हमारा कौन से वाला, रेड ब्लड सेल। अब हमारा है, देखो रेड ब्लड सेल में SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, SCID, एंड दिस इज आल्सो नोन एज बबल बॉय। एक चीज और ध्यान रखनी है, थैलेसीमिया हो गया है, ठीक है, या फिर HbA1 HbA2 अल्फा बीटा दोनों। ठीक है, या फिर मेरा क्या हो गया, या मेरा ये सब मेरे किसके हैं, रेड ब्लड सेल के। ये मैं किससे रिलेटेड है, रेड ब्लड सेल के। लेकिन अगर किसकी बात करूंगा, बबल बॉय सिंड्रोम की बात करूंगा, SCID की बात करूंगा, दीज आर रिलेटेड टू बी व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, अब देखो, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा, रेड ब्लड सेल, सॉरी व्हाइट ब्लड सेल, जो मेरा प्रोटेक्शन देंगे, इम्यूनिटी में देंगे, या फिर मेरी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे कैसे, फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट में कौन देंगे, WBC। तो अगर इनमें डिफेक्ट आ गया है तो फिर प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी। और अगर ऐसे आते हैं तो दीज आर द लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग क्यों होंगे, क्योंकि अगर जो मेरी बॉडी जो क्या करे, जो मेरी बॉडी फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट से फाइट कर रही है, अगर वही मैकेनिज्म काम नहीं करेगा तो सीधी सी बात है कि बॉडी क्या होगी, बहुत ज्यादा वीक पड़ जाएगी। और छोटा सा छोटा भी कोई वायरस बैक्टीरिया क्या करेगा, डेथ कोज कर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्या है, SCID, जिसको बोलते हैं बबल बॉय सिंड्रोम। ठीक है, एक मिनट, बबल बॉय सिंड्रोम बचा हुआ है, एक बार बात करेंगे। प्लेटलेट्स, अब ये देखो, हीमोफीलिया। ठीक है, प्लेटलेट्स डिसऑर्डर, पहले आरबीसीज के पढ़े, फिर WBCs के, अब प्लेटलेट्स के डिसऑर्डर। प्लेटलेट्स में मेरे पास क्या है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली क्या है, जिसमें मेरी बॉडी में क्या होता है, मेरी बॉडी में कोई भी घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, उसके बाद क्या होता है, क्लोटिंग होती है। और क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है, ठीक है, विटामिन के रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो होता क्या है, हीमोफीलिया मेरी बॉडी में एक ऐसी कंडीशन है जब मेरी बॉडी में क्लोटिंग नहीं हो, मेरी बॉडी में क्या नहीं होगी, क्लोटिंग नहीं होगी, यानी घाव नहीं भरेंगे। और ये भी क्यों हो रही है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर। डायबिटीज का एक ऐसा केस होता है, डायबिटीज का ऐसा केस होता है जिसमें क्या है, इसमें क्या है, घाव इजीली नहीं भरते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जेनेटिक भी अपने आप में क्या है, सॉरी, डायबिटीज अपने आप में क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। इन्वायरमेंटल डिसऑर्डर हो सकता है मेरे खाने पीने से, फूड से, मेरी डाइट से, मैंने एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं की। अच्छा, कितने लोगों को लगता है कि मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है, मीठा खाने से डायबिटीज होता है, लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मीठा खा रहे थे डायबिटीज हो गया। हाँ, ठीक है, तो अगर आज तक तुम्हें लगता था कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है, तो मीठा खाने से कभी डायबिटीज नहीं होता। क्यों होता है, मैंने बताया था कि बॉडी में पेनक्रियाज क्या है, पेनक्रियाज से इंसुलिन क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज नहीं होता। अब क्या होता है, या तो मेरे दो तरीके, या तो मैं इंसुलिन बहुत ज्यादा खर्च कर दूं, बचपन में बड़ी बच्चों को बढ़िया क्या है, आइसक्रीम खिला रहा हूं। ठीक है, बच्चे शुगर कैंडी खा रहे हैं, बच्चे वो दूध में घोल के पी रहे हैं। ठीक है, वो केस कर देते हैं सच में, अगर उन्हें पता लग जाए कि उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए अपने को, देन व्हाट विल हैपन, तो हो जाता है वो चीजें।
वो क्या करेंगे, वो आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज जाएंगे और फिर क्या है, इंसुलिन एक्स्ट्रा अमाउंट में यूज कर लोगे। अगर कोई चीज लिमिटेड अमाउंट में और आपने पहले यूज कर लिया तो क्या है, डेफिशिएंसी आ जाएगी। एंड देन डेफिशिएंसी क्या है, डेफिशिएंसी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। निखिल क्या कर रहे हो, फोन यूज कर रहे हो, नहीं करना है। एंड देन व्हाट विल हैपन, कमी हो जाएगी। और फिर क्या, इंसुलिन को प्रोड्यूस करने का क्या तरीका है, मेरे फूड में जिंक का सफिशिएंट अमाउंट लूं, मैं प्रॉपर एक्सरसाइज करूं। पहले के लोग खूब मीठा खाते थे, लेकिन उस हिसाब से क्या करते थे, प्रॉपर एक्सरसाइज भी करते थे, तो बॉडी क्या रहती थी, बॉडी उस तरह से स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। तो अगर आप भी खूब मीठा खा रहे हो और मीठा खा के ऊपर से नमकीन खा रहे हो और नमकीन खा के क्या कर रहे हो, 4 किलोमीटर भाग रहे हो, कभी नहीं होगी डायबिटीज, कभी नहीं होगी। ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो, तुम पूरा मीठा खा के 1 किलो काजू कतली खा ली, जो कि नियर टू इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कोई खा पाएगा। ठीक है, खा जाओगे, अच्छा नहीं मुझे ऐसा लगा वो तो, और फिर उसके बाद में सो गए तो फिर हाई चांसेस है क्या हो जाएंगे, क्योंकि शुगर स्पाइक करेगा देन, और वो मीठा खाने से नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना है, वो भी क्या है, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो भी जेनेटिक डिसऑर्डर। यस, इन्वायरमेंटल से हो सकता है जेनेटिक, लेकिन जेनेटिक क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब इसमें क्या है, मेरे पास दो है, एक तो हीमोफीलिया ए और दूसरा हीमोफीलिया बी। ध्यान रखना, ये मेरे कौन से वाले होता है, क्लोटिंग फैक्टर 8 से क्लोटिंग फैक्टर 9 की कमी से। हीमोफीलिया ए क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर 8 की वजह से, और बी किसकी वजह से, क्लोटिंग फैक्टर। ये वही सवाल है गाइज जो यूपीएससी में आते हैं और जिसको किसी की भनक नहीं लगती है कि कहां से आए हैं। ठीक है, तो पढ़ के जाने ये तो जरूर। एंड देन मेरे पास क्या है, एक मेरे पास में वोन विल्डर ब्रांड डिजीज है। ये कोज होती है प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग एंड इजीली ब्रूजिंग की वजह से। कि आपको हल्का सा भी कुछ लगेगा तो क्या है, खाल छिल जाएगी। ठीक है, एक बार खून बहना स्टार्ट होगा तो खून बहता ही रहेगा। ठीक है, ये वो नहीं है कि उसकी वजह से हो रहा है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास में बर्नार्ड सूलियर सिंड्रोम। ठीक है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है इससे भी। नहीं, आप जो हमने नॉर्मल कंडीशन में सुनी होगी प्लेटलेट्स डाउन होने की कंडीशन, वो हमने मलेरिया केस में सुनी होगी। ठीक है, तो जो मेरा प्लाज्मोडियम फाल्सिवरम है वो मेरे प्लेटलेट्स की ग्रोथ को कम कर देता है। वो मेरी बॉडी में कोई एक फॉरेन पार्टिकल है जो मेरे प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन को बढ़ने नहीं देता, तो उस वजह से नंबर ऑफ वो डाउन हो जाता है। तो वो तो क्या है, वो तो मेरे किसी बाहर से आए फॉरेन पार्टिकल ने वो मेरे बॉडी में डिसऑर्डर क्रिएट कर दिया। ठीक है, नॉर्मल वैसे प्लेटलेट इतनी जाती नहीं है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम प्लेटलेट्स डाउन चली गई है किसी आउटर फैक्टर की वजह से तो बॉडी रिकवर कर जाएगी। देखो एक बात पता है क्या है, एक बात मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, तो बॉडी का ना इतना बढ़िया मैकेनिज्म है जितना किसी का है नहीं। ठीक है, चलो हमारी तो जैसे तैसे कट गई, 20-22 साल के तो सब हो गए 19 से तो नीचे कोई है ही नहीं, वो तो हमारी बेसिक कंडीशन है। 19 से पहले, 19 से छोटे बच्चों को नहीं लेंगे हम। ठीक है, यहाँ क्लास में बैठे वाला वो तो बेसिक कंडीशन रिक्वायरमेंट है एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे, तो इतने तो 19 साल तो सबकी कटी ली। हमने क्या किया है, हमने साइंस के नाम पे या फिर मेडिसिन के नाम पे एक पंगा कर लिया है। हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कुछ हो जाए दवाई खाओ, थोड़ा सा कुछ हो जाए, नहीं करना चाहिए। बॉडी अपने आप सेल्फ फील करती है, और जितना बॉडी सेल्फ फील जितना बढ़िया करती है उतना कुछ चीज नहीं करती। ठीक है, तो कोशिश किया करो छोटी छोटी चीजों में टैबलेट ना खाओ, तो क्योंकि उससे क्या होता है, उससे मेरी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। क्योंकि देखो ना कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, और सारी चीजें क्या कर रही है, अपने आप कर रही है। मुझे सांस लेना है, मुझे सब करना है, अपने आप हो रहा है। ब्लड चल रहा है, हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये तो मैं मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हो रहा हूं। मैं बढ़िया यार, मतलब खूब पैदल चल रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, लंबी दूर तक घूम रहा था। पहले के टाइम पे पत्थर खा लेते थे, आज के टाइम पे कोई वो ऑस्ट्रिच का एग खा के दिखाओ ना। पहले क्या करते थे, ऑस्ट्रिच के एग को फोड़ के पी जाते थे, यही तो था ना। आदि मानव के टाइम पे वो क्या कर रहे थे, वही खा रहे थे। आज के टाइम पे नहीं कर रहे हैं, कोई खा लेगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी बॉडी, क्योंकि बॉडी क्या होगी, वीक हो गई है, डिपेंडेंसी चीजों को होगी है। लोग एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। और मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे मैंने क्या जंक फूड बना लिया है। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो मेरी जंक फूड की वजह से है, कि वो खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं लोग, तो वो क्या कर रहा है, वो बॉडी में, ये बात नहीं है कि मैं नहीं पीता हूं, ठीक है, पर जो सच है वो तो है ही।
नहीं, बाद में जाके बॉडी में फैट स्टोर होता है, ठीक, कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेरी बोन की डेंसिटी को क्या करता है, थिक डेंसिटी को कम करता है, डेंसिटी को वीक करता है, प्रॉब्लम है। लोग आराम से लस्सी छाछ पी रहे थे, मस्त थे, वो आ गया, क्या दिक्कत है, व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम? लिखो क्वेश्चन, हर एक चीज तुम्हारे लिए क्या है, सवाल है जिसका जवाब तुम्हें ढूंढना है। भाई ऐसी क्या कमी रही कि इंडियन ब्रांड्स इतने हाईलाइट नहीं हो पाए, छोड़ के अमूल को? अमूल का देखो कितना बढ़िया है, अगर तुम बटर की बात करोगे तो पहला नाम क्या आता है, अमूल। लेकिन अगर हम कोल्ड ड्रिंक की मार्केट या फिर बाकी और ब्रांड्स की मार्केट या फिर फोन का, ये सब चीजों की बात करें तो इंडियन ब्रांड्स नहीं आते। तो व्हाट इज द बेसिक रूट कोज, जहां पे हमने बेसिकली क्या की, एक बहुत बड़ी गलती की है कि हम अपने किसी ब्रांड को इतना इंटरनेशनल नहीं बना पाए। और जरूर अब देखो क्या था, घर पे नॉर्मल है यार, वो तुम लोगों ने एक ब्रांड देखा आज को, जीरा लाहौरी वाला, जीरा लाहौरी, हाँ जो भी है, मतलब नॉर्मल, उसने क्या कर दिया, ब्रांड को इतना प्रमोट कर दिया, छोटी सी चीज थी। तो व्हाट इज द रूट कोज कि क्या प्रॉब्लम थी? मार्केटिंग भी थी और कुछ भी थी, बहुत सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास में बोन मैरो डिसऑर्डर। बोन मैरो डिसऑर्डर हो जाए सबसे पहले क्या होगा, मेरी ब्लड सेल का प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है। एस्पेटिक एनीमिया होता है जिसकी वजह से क्या है, बोन मैरो फेलियर हो जाती है और मेरी सेल काउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और अगर मेरा बोन मैरो डिसऑर्डर हो गया है तो मुझे क्या हो जाएगा, ल्यूकेमिया हो सकता है, क्या हो सकता है, ल्यूकेमिया, ठीक है, ठीक है। मेरे पास कुछ मेथड है जिन मेथड का यूज करके मैं क्या कर सकता हूं, जेनेटिक डिसऑर्डर को पता कर सकता हूं। पहला मेरे पास में क्रिप्टोटाइपिंग, ये पेज मैंने बाद में ऐड किया है, क्रिप्टोटाइपिंग है। दूसरा है मेरे पास में पीसीआर या होल जीनोम सीक्वेंसिंग, और होम जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और मेरे पास प्रीनेटल टेस्टिंग है। व्हाट इज प्रीनेटल टेस्टिंग? कि बच्चा देखो, एक तो होता है, आप लोगों ने देखा हो ना हॉस्पिटल में, गायनो हॉस्पिटल में प्रीनेटल वो है हेल्प, या फिर प्रीनेटल क्या बोलते हैं उसको, प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर। चलो तुम लोग अगर गायनी वार्ड में आप जाएंगे तो वहां पे एक सेक्शन मिलता है जहां पे लिखा होता है प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर। प्रीनेटल केयर वो होती है जब बेबी पैदा होगा उससे पहले होने वाली, उसके जन्म से पहले होने वाली जितनी भी केयर है वो सब प्रीनेटल केयर। पोस्टनेटल क्या होता है, जब वो पैदा हो जाए, आफ्टर डिलीवरी जो भी चीजें होंगी, दैट आर कैटेगराइज्ड अंडर पोस्टनेटल, ठीक है। अब प्रीनेटल जो टेक्निक्स की बात करें, प्रीनेटल टेस्टिंग की बात करें, ये क्या है, ये सारी वो है कि आपके पेरेंट्स के जीन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ठीक है, या फिर कोई डिफेक्टिव माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो, या फिर किसी जीन में क्या हो गया है, कोई मतलब वो हो, ट्राइसोमी तो नहीं हो सकती, या फिर कुछ ऐसा कंडीशन तो नहीं आ गई, आप वो चीज पता, दैट इज द प्रीनेटल टेस्टिंग। व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग? व्हाट इज जेनेटिक काउंसलिंग? एक गरीब लड़का था, ठीक है, बहुत गरीब था, हद से गरीब, उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, और वो हर एक काम में कंजूसी करता। एक दिन क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई। उसको पता नहीं था कि अपने बॉयफ्रेंड को कैसे बताए, तो उसने सोच रखा था कि अगर इतना पैसा मैं इसको बोल भी दूंगी तो सपने में क्या इसके 7-10 पुश्ते नहीं सोच सकती वैसा। तो उसने कहा, उसने बुलाया उसको, उसने कहा कि मान लो ऐसा हो जाए कि मैं 1000 रुपए की लॉटरी जीत जाऊं, तुम क्या करो? अगर तुम, लड़के को बोला कि अगर तुम 1000 रुपए की लॉटरी जीत जाओ तुम क्या करो? कहता कुछ नहीं करूंगा, उनसे जिनसे उधार ले रखे उनके दे दूंगा। फिर बोला मान लो अगर 10,000 जीत जाओ, कहता जो 10,000 जो बाकी से उधार, बाकी बचा उधार दे दूंगा। 50,000 जीत जाओ, बाकी उनका उधार दे दूंगा। 1 लाख की जीत जाओ, बाकी उनका। गरीब था भाई, अपना जो जिसकी तो बेसिक रिकॉर्ड वही करेगा आदमी, कह रहे उधार दे तो 1 लाख। फिर उसने कहा कि अगर 10 लाख जीत जाओ तब क्या करोगे? तो कहते कुछ नहीं, मेरी तो सारी उधार उतर जाएगी, फिर मैं अपना आराम से रहूंगा, तुमसे शादी कर लूंगा, ये कर लूं। कहते ठीक है 1 करोड़ की लग जाए, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई और भी बढ़िया है, तो ठीक है, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा, गाड़ी लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है। फिर उसने बोला 10 करोड़ की लग जाए तो
ठीक है, और इतना सुन के लड़का मर गया, इतना सुन के लड़का मर गया। अब आजकल इंस्टाग्राम पे और बड़ी वो चल रही है, वो एक स्पेशल काइंड के ड्रामा टीवी चल रहे हैं, जिनमें क्या होता है, हर एक ड्रामा में यही होता है कि वो लड़की उसको छोड़ के भाग जाती है, फिर लड़का की समीर बाप की वो बनता है। देख रहे हो ना आजकल कुकू टीवी चल रहा है, कुकू एफएम, और ये बहुत सारे हैं, स्टोरी टीवी चल रहा है मार्केट में, उन पे ये स्टोरियां भरी पड़ी है। ठीक है, अब किसी के साथ, तुम में से किसी के साथ ऐसा हो जाए कि तुम घर आज वापस जाओ और घर कह दो कि धप्पा, पेरेंट्स मम्मी पापा खड़े हो, ठीक है, गुच्ची के कपड़े पहने, तुम्हारे घर पे BMW खड़ी, ये खड़ी है, तुम अंदर घुसो और घर वाले क्या कहते, धप्पा, हम तो तुम्हें वो देना चाह रहे थे, हम्बल इंसान बनाना चाह रहे थे, दैट्स वाई हम क्या कर रहे थे, हम गरीब होने का नाटक कर रहे थे, और तुम्हारी मौका वारदात पे क्या हो जाए, डेथ हो जाए, क्योंकि तुम्हारी बॉडी क्या नहीं कर पाए, झेल नहीं पाए। हो सकता है, हो सकता है। तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे उस केस में, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स फिर धीरे धीरे पैसा दिखाएंगे कि उन्हें लगे कि यार इसका तो बहुत बड़ा दिल कमजोर है, और धीरे धीरे क्या है, किसी बड़ी चीज को स्लोली स्लोली स्टेप वाइज करना, दैट इज नोन एज काउंसलिंग। काउंसलिंग में कुछ नहीं करते, ठीक है, तुम रिलेशनशिप काउंसलिंग लेके जाओगे, तुम अपना ट्रॉमा का काउंसलिंग लेके जाओगे, बड़ी चीज है वो, तुम्हें छोटी छोटी चीज बताएंगे, ये करो ये करो ये करो, एंड देन दिस इज नथिंग। तो यहां पे जो जेनेटिक काउंसलिंग का कंसेप्ट है वो सिंपल ये कहता है कि अगर फैमिलीज हैं तो फैमिलीज की काउंसलिंग की जानी चाहिए इसके रिगार्डिंग कि आपको मैनेज कैसे करना है, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है इन सारी बीमारियों के साथ, और बाकी वो सब कैसे कर, ठीक है। क्योंकि बहुत बार इंसान की डेथ इसलिए नहीं होती है कि वो बीमारी से रिकवर उसकी बॉडी नहीं कर पाएगी। सुदेश फोन अंदर रख दो, ठीक है, मुझे मत मजबूर करो एक्शन लेने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया इस चीज में, तो लोग क्या करते हैं, लोग स्टेप बाय स्टेप चीजें मैनेज होती है ताकि बॉडी शॉक में ना जाए, वो सब चीजें ना। तो जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, जेनेटिक काउंसलिंग सिंपल सी इतनी बात है कि आपको उनकी चीजों के साथ में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, उन सब की, ठीक है। तो यहां तक हमारे जेनेटिक का मटेरियल पूरा हो गया, ठीक है। आपका जो डाउट था वो उस पर हम आएंगे, जेनेटिक प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग पर, ठीक है, आएंगे, डोंट वरी। यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, मे भी ऐसा हो सकता है कि हम कल मैं दोबारा उनके साथ में बताऊं, ठीक है। हाँ, ये एक चीज देख लो, नहीं इसको जीन थेरेपी को छोड़ो एक बार, 1 मिनट के लिए। दो तीन चीजें अब देखो, एक मेरे पास यहां पे शब्द लिखा हुआ है जेनेटिक इंजीनियरिंग, और एक शब्द हम नॉर्मल सुनते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड या मॉडिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं जीएम, जिसका एग्जांपल में आपने जीएम क्रॉप सुना होगा, सुना है ऐसा कुछ, जीएम क्रॉप, बीटी कॉटन, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, व्हाट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड व्हाट इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अगर मुझे क्या करना है, अगर मुझे किसी स्पेशल डीएनए को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, या फिर मुझे उसमें कोई अल्टर करना है, कोई रेटिफिकेशन करना है, सेम जीन है, मेरी बॉडी है, डीएनए में है, ठीक है, या फिर मेरी बॉडी में कोई जीन है, ठीक है, उस जीन में मुझे क्या करनी है, कोई भी एडिटिंग करनी है, ठीक है, या फिर मुझे क्या करना है, उसको अल्टर करना है, अल्टर मतलब उसमें चेंज करना है, ठीक है, या फिर मुझे कोई डिप्लीकेशन करना है, या फिर क्या करना है, रेप्लीकेशन करना है, वो कहलाता है मेरा जीन इंजीनियरिंग। अगर मुझे सिंपल एडिटिंग करनी है तो जीन एडिटिंग कहलाएगा। जीन एडिटिंग क्या है, मुझे जीन में कुछ ना कुछ नई चीज ऐड करनी, या ऐड भी करनी है और रिमूव भी करनी है,
हो सकता है कि मुझे रिमूव करना हो, रिमूव करके कुछ ऐड करना हो, या फिर मुझे कुछ ऐड करना, दैट इज जीन एडिटिंग। सबसे बड़ा कौन है? जीन इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग सबसे बड़ा। जैसे मेरे पास सामने क्वेश्चन आया था एआई, एआई के बाद में क्या था? मशीन लर्निंग, और नीचे क्या था? डीप लर्निंग। तो सबसे बड़ा क्या है? एआई। वैसे सबसे बड़ा क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर मेरे पास क्या है? जीन एडिटिंग का पार्ट है या फिर जीन का पार्ट है, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है? जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? एक बिल्कुल अलग पार्ट। जीन में क्या करेंगे? जीन एडिटिंग में क्या करूंगा? मैं एल्टर करूंगा, चेंज करूंगा, या फिर कुछ ऐड कर सकता हूं, कुछ रिमूव कर सकता हूं। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? जेनेटिक मॉडिफिकेशन मेरी बात कहती है कि भाई जो मेरा जीन है ना, ठीक है, इसी जीन को मैं क्या कर लूं? अब मेरे पास हो सकता है कि ये मेरा जीन किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, मैं क्या करूंगा? कोई दूसरा जीन इसमें इंट्रोड्यूस करा, कोई दूसरा जीन मेरा इंट्रोड्यूस करा। ध्यान ये रखना है, उसमें सेम जीन के ऊपर काम कर रहा हूं, और मॉडिफिकेशन में क्या कर रहा हूं? नया जीन इंट्रोड्यूस कर, दैट इज माई जीन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो मेरी बात क्लियर है? नया जीन में क्या करा रहा हूं? इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। किसी दूसरे का भी हो सकता है, सेम स्पीसी का भी हो सकता है, किसी दूसरे का भी हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। और एक क्रॉप्स में क्यों है? कई बार क्रॉप्स क्या होती है? बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी हैं जो क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, जिन पे बहुत ज्यादा मात्रा में कम फल आता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत उन पे क्या है, उन पे जो ये दीमक वगैरह लगती है वो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, फंगी फंगी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, पेस्ट वगैरह जो क्या करते हैं, जो जितने भी क्या है, जो फंगीज हैं या फिर जो बहुत बैक्टीरिया है, वो क्या कर सकते हैं? उनको अफेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा? अब बीटी कॉटन में एक वो होता है लार्वा टाइप, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम, रेड कलर का लार्वा होता है। वो क्या करता था? वो कपास के पौधे में आता था, और कपास के पौधे में आके क्या करता था? जो बीज होता है, जिसको हम बिनोला भी बोलते हैं, कपास का पौधा देखा सबने? कपास में क्या होता है? वो रुई को हम अलग कर लेते हैं, फिर अंदर बिनोला होता है, उस बिनोले को क्या करेंगे? उसको पीस के जानवरों को खिलाते हैं खड़ के रूप में। सॉरी, नॉट बिनो, सॉरी, खड़ तो सरसों वाला होता है, सॉरी, खल सरसों वाला होता है, और वो बिनोले के रूप में होता है। क्या है? उसको भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। बिनोले का ही खल होता है, और फिर सरसों का क्या? अच्छा, दोनों के खड़ होते हैं। खड़ मतलब उस वर्ड, मतलब वो उसका उसका नहीं है, खल सिर्फ उस चीज का रीजन है कि वो जो उसका एक्सक्रीट बचा है, जो पार्ट बचे हैं, उसको बोलते हैं। चाहे वो मतलब भले वो चाहे बिनोले का पार्ट हो, चाहे अब होता क्या है, जो बिनोले का पार्ट जो है वो बहुत मीठा होता है। आपको शायद नहीं लगे मीठा, क्योंकि तुम लोगों ने आर्टिफिशियल स्वीटनेस खा रखे हैं, लेकिन उन इंसेक्ट्स को क्या लगते थे? बहुत ज्यादा स्वीट लगते थे। तो हर बार क्या होता था? हर बार वो बनने से पहले वो क्या करते थे? उनके इफेक्ट। तो इन्होंने क्या किया? जेनेटिकली बीटी कॉटन में जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करके उन्होंने क्या कर दिया? उसको अल्टर कर दिया। और अब क्या हो गया है? अब उसको क्या बना दिया? पेस्ट रेसिस्टेंस बना दिया। अब वो जो खाने आएगा ना, तो खा नहीं पाए, खा। और ऐसे ही क्या था? ऐसे एक और एग्जांपल है, तुम्हें जान के हैरानी होगी, जब हमारा देश आजाद हुआ था ना, तो इंडिया में तकरीबन तकरीबन 1500 से ज्यादा गेहूं की वैरायटी थी, और आज गिनी चुनी 7 या 8 बची हुई हैं, जिन्हें बहुत सारी तो वाइल्ड थी, जंगली। होता क्या था? देखो, एक तो पहले क्या हुआ, हमारे पास गेहूं बड़े होते थे, बड़े होते थे, गेहूं बड़े होते थे, और गेहूं के ऊपर क्या होता था? अब जितना, अब हमारी जमीन में लिमिटेड अमाउंट क्या है? क्या है? क्या है? न्यूट्रिएंट्स। पौधा क्या करेगा? जमीन से न्यूट्रिशन लेगा, और क्या करेगा? न्यूट्रिशन को अपने क्लोरोप्लास्ट में करके फोटोसिंथेसिस करेगा और न्यूट्रिशन यूज करेगा, ठीक है। अब मेरी जमीन में लिमिटेड अमाउंट में न्यूट्रिशन है, अगर मेरा पौधा बड़ा है तो पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? पहले तो उसको बढ़ने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, एक हाइट तक बढ़ा तब न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन बढ़ने के बाद में क्या होगा? फिर उसके ऊपर फल आएंगे, और फल या जो भी अनाज आ रहा है, जो भी आ रहा है, फूल आ रहे हैं, फल आ रहे हैं, और जो भी बाली बन रही है, उन सब में क्या होगा? फिर उसको और न्यूट्रिशन चाहिए। तो अगर उसको न्यूट्रिशन बाद में कम मिले, तो मैं क्या, हम क्या करें? यूरिया वगैरह ऐड करेंगे। तुम्हारे पास यूरिया उतनी कमी थी पहले, तो इंपोर्ट वगैरह कम था, तो लोग क्या करते थे? बड़ा पेड़ हो गया। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि भाई हम एक नया पौधा बनाएंगे जो क्या करेगा, जिसका जीन, अब पौधे में कुछ जीन ऐसे हैं जो उसकी हाइट को डिटरमाइन करते हैं, कुछ जीन ऐसे होंगे जो उसके फ्लावर को वो करेंगे, फूल आएगा,
ठीक है, कुछ जीन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, जो उसके पकने का टाइम या उसकी लाइफ के एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे, कितने दिन तक पौधा चलेगा, कितने दिन तक पेड़ चलेगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस पौधे में बाली का जो हिस्सा होता है, बाल समझते हो, बाल के हिस्से में ज्यादा क्या आए, अनाज आए, उसके जीन को क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया। बहुत सारी वैरायटी थी, एक वैरायटी से देखा कि भाई उसमें क्या, उसमें ज्यादा फल आता है, तो उसका क्या कर दिया, उसका जीन लाके दूसरे में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब दिक्कत क्या आई, अब पौधा मेरा बड़ा हो गया, ठीक है, बाली बहुत ज्यादा आई। अब होता क्या है, जब कटने का टाइम आता है फरवरी वगैरह में, तो यहां पे बारिश आती है, हवा तेज चलती है। अब पौधे का तना वैसे बड़ा, तना वो है बड़ा पौधा, हैवी वेट की वजह से जमीन पे गिर गया। जमीन पे गिरेगा देन व्हाट विल हैपन, फंगी फंगी वगैरह लग जाएंगे, फंगी लग जाएगी, ब्लैक फंगस लगेगा, ब्लैक फंगस से पूरा पूरा सारा अनाज खराब। तो इन्होंने नया मेथड निकाला, इन्होंने क्या किया, जो मेरी हाइट है, अब हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल कोई जीन होगा, उन्होंने कहा कि जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको हम क्या करेंगे, कम कर देंगे, हाइट तो हम रखेंगे कम, जो एनर्जी, जो न्यूट्रिशन इसको हाइट बढ़ने में लग रहा है, वो न्यूट्रिशन कहां जाएगा, अब उसके फ्रूट वाले सेक्शन में, दैट इज आल्सो जेनेटिक मॉडिफाई। तो ऐसे क्या करें, ऐसे नई वैरायटी आई, किसकी, गेहूं, और वो कैसे सारी सारी, तो हम बना सकते हैं कि अब छोटे गेहूं होंगे, गेहूं के साथ साथ क्या होगा, तो समझ में है। और ये जो जीन होगा, अब सबके जीन अलग अलग है। अब सवाल ये उठता है कि सर मेरी हाइट कम है, तो मेरा जीन निकाल के हो सकता है, देखो एक चीज, एक एज के बाद में आपका वो जीन मतलब कहीं पे मरा पड़ा होगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वैनिश हो गया हो, उसका काम था, खत्म हुआ, अब उसको जरूरत ही नहीं है। प्लांट्स में क्या आता है, प्लांट्स में रहता है कि लाइफ लॉन्ग वो चलता रहता है, ग्रोथ हार्मोन उनका। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कराना चाहे तो जेनेटिकली ओपन हो सकता है इंसानों में, यस। आप दुनिया का सबसे फास्टेस्ट इंसान बना सकते हो, दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बना सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई हार्मोन तो होगा जो आपके ब्रेन के लिए काम करेगा, कोई हार्मोन होगा जो आपकी हाइट के लिए काम करेगा, कोई हार्मोन होगा जो आपकी बॉडी स्ट्रेंथ के लिए काम करेगा। तो आप ऐसा इंसान बना सकते हो जो बहुत ज्यादा क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, जिसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग हो। सर ये काम की बात थी, है ना। अब गाइस मैं अलग बैठा था, नहीं क्या कर रहे हो, देखो, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, यूके जर्नल वो सोसाइटी, साइंस सोसाइटी के अकॉर्डिंग, यूके साइंस सोसाइटी, ये वही साइंस सोसाइटी है जो कहां है, जिसमें द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन साहब थे, ओपन आई, वो सब लोग थे जितने भी, उन्होंने एक साइंस सोसाइटी बनाई है और वो यूके में काम। उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने एक बात बोल रखी है कि अब जब जीन में करोगे, और आप कौन सा चाहिएगा, यू नीड जाइगोट, यू नीड, और आपको क्या करना पड़ेगा उसमें करना। उन्होंने लिमिट लगा रखी है कि यस आप क्या कर सकते हो, आप एडिटिंग कर सकते हो फॉर दी स्टडी पर्पजेज ओनली, फॉर द स्टडी पर्पजेज ओनली, लेकिन आप ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं करोगे, और आपने किया है तो 28 दिन के अंदर अंदर आपको जाइगोट क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना। अब सवाल ये भी उठता है, सिंपल सी बात है, मैं सब तो बोलता हूं पढ़ो, बहुत सारे नालायक ऐसे भी फेंका बैग नहीं पढ़ते, तो कुछ नालायक ऐसे भी होंगे दुनिया में। अब देखो HIV एड्स बीमारी है, HIV एड्स बीमारी है, HIV वायरस है, बॉडी में एंटर करेगा, एड्स करेगा, सिंड्रोम लगेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून। चाइना ने 2 लड़कियां बनाई हैं, चाइना ने 2, और ये न्यूज बहुत पहले की, शायद मिलेगी भी नहीं, मतलब मिल जाएगी न्यूज तो। और उन्होंने ये कहा कि हमने जेनेटिकली मॉडिफाई, जेनेटिकली इंजीनियरिंग करके 2 लड़कियां बनाई हैं, उनके ऊपर HIV वायरस का कोई प्रभाव। तो उन्होंने जो क्या था, रीजन था किसका, जीन एडिटिंग का, वो न्यूज बाहर आई, सैंक्शंस लगे, WHO ने इंटरवीन किया, बाकी दूसरी बॉडी ने इंटरवीन किया, जिसने बनाई थी उसकी लैब बंद हो गई, साइंटिस्ट को अरेस्ट कर लिया, साइंटिस्ट से पूछा कहां है, कहता मुझे नहीं पता। तो चाइना कर रहा है ऐसा काम, तो हो सकता है यस, अंडर द टेबल बहुत सारी चीजें चल रही, ठीक है।
लेकिन रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि जो भी आपका एम्ब्रियो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, विद इन 28 डेज में आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, आप उसको फर्दर नहीं लेके जा सकते। ठीक है, तो एग्जिस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करें। ठीक है, इससे आगे हम कल बात करेंगे, आप वाले पे भी कल बात करेंगे। ठीक है, और मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं ऑफ कैमरा।